करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोग आरआरबी एएलपी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी प्रिपरेशन से संबंधित, तो आप अगर उसकी जानकारी चाह रहे होंगे जो आपको नहीं मिल पा रही होगी कहीं से किसी प्रकार से, तो वो जानकारी आप मुझसे पूछ सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। वो जानकारी मैं आपको इसलिए दे पाऊंगा क्योंकि मैं स्वयं रेलवे में पोस्टेड हूँ और मैंने कई सारे रेलवे के एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, किसी प्रकार के कमेंट्स करते हैं, तो उसका मैं आपको कमेंट्स का जवाब बहुत जल्द दे दूंगा। तो आप कि अगर किसी प्रकार की क्वेरीज है तो उसकी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ आपको कि मैं आपको आरआरबी एएलपी के 2018 में हुए जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी से हो, रीजनिंग से हो या मैथमेटिक्स से हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 सेट्स के माध्यम से कराऊंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सभी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप मेरे ये सारे वीडियो देखते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आरआरबी एएलपी 2024 में जो एग्जाम्स होने वाला, उसमें आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इस चीज़ की गारंटी देता हूं क्योंकि जितने भी 2018 के एग्जाम्स हुए उन सभी का मैं सॉल्यूशंस कराऊंगा, सभी पेपर्स के सॉल्यूशन कराऊंगा आरआरबी एएलपी के। और उन सभी में जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए ना, वो सारे क्वेश्चंस का मैं आपको उसमें इंपॉर्टेंस बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बताऊंगा। और जितने भी क्वेश्चंस है, जहां भी सभी ऑप्शंस के अगर इंपॉर्टेंस है कहीं पे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ना, वो जानकारी आपको बहुत ही कम मिलने की संभावना रहेगी किसी अन्य जगह से। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं कभी भी जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूंगा आरआरबी एएलपी से संबंधित, तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके उसका लाभ उठा पाएंगे। और अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बिल्कुल आरआरबी एएलपी क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, बातें तो होती ही रहेगी। तो क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ सबसे पहले तो ये बता दें क्वेश्चन लेने से पहले आपको कि यहाँ पे मैं देखिए आपको अभी जो ये सेट कराने वाला हूँ आरआरबी एएलपी, तो ये 2018 का पेपर है और ये डेट कौन सा है, 10/8/2018। उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आए ना, वो सारे क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, जिससे कि आपको सभी चीज़ समझ में आ पाए। और मैंने आपको एक चीज़ बताया जरूर है कि अगर आपको विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही होगी समझने में, कि दिख नहीं रहा होगा सही से, तो आप क्या करेंगे कि यूट्यूब के सेटिंग में चले जाइएगा और वहाँ से जाकर के उसके एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी के रेशियो को बढ़ा लेंगे तो ये क्वालिटी अच्छा दिखेगा आपको। नहीं तो कई बार क्या होते हैं स्टूडेंट्स की ये परेशानियाँ होती है कि वीडियो तो देखते हैं लेकिन उसमें देखते हैं कि क्वालिटी नहीं मिल पा रही उसको, तो इस कारण से दिक्कतें आती है और उनको ऐसा लगता है कि क्वालिटी ख़राब है, तो समझने में दिक्कत होती है, क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाते सही से। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ना, ये क्वेश्चन 2017 का करंट अफेयर से संबंधित है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अभी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, दोपहर 4:37 4:37 बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितना न्यून कोण बनेगा। यानी न्यून कोण पूछा जा रहा है। अब न्यून कोण क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, उसके पहले इंग्लिश में जो लिखा है ना वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। व्हाट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द आवर हैंड्स एंड द मिनट हैंड्स एट 4:37 PM। तो पूछा जा रहा है कि कितना एंगल बनेगा 4:37 PM पे जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है ना उसके बीच। तो उसमें बोला जा रहा है एंगल निकालने के लिए एक्यूट एंगल क्या होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल तो आप लोग जानते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है। अब देखिए जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ना उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, मैंने ए लिख दिया। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। यानी एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम का होना चाहिए। और अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे है ना, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी ऑप्शन यहाँ पे है सारे 90 डिग्री से कम है। यानी सभी के सभी क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल है। यानी हिंदी में बोलेंगे तो न्यून कोण कहलाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्चुअल में सॉल्व करने का दो तरीका है। बहुत ही आप अगर चाहें ना तो बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इसे कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। और उसको समझने के लिए आपको घड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, अगर उस फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले अभी आप फार्मूला सीख लीजिए, यहाँ पे फार्मूला के माध्यम से इसको समझ लीजिए, क्योंकि फार्मूला से आप हमेशा सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का। अगर एंगल बोला जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालने के लिए, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 बज के कितना बोला जा रहा है, 37 मिनट। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे ना आप तो ध्यान रखिए, घंटा जो है आर को 30 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो मिनट का टाइम जो दिया ना उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11/2 से, यानी अगर डिवाइड करेंगे तो 11 में 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 बोल सकते हैं। 5.5 से मल्टीप्लाई 37 को करेंगे, ध्यान रखिएगा। और दोनों का जो वैल्यू आएगा ना उसका डिफरेंस निकालना है। तो दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर फार्मूला के फॉर्म में पढ़ेंगे इसको तो ये ध्यान रखिएगा कि 30 इंटू आर हैंड, आर कितना घंटा है, माइनस वो 11/2 लिखेंगे और इंटू करेंगे मिनट, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये देखिए, ये जो लाइन दिया ना, ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन का मतलब अंदर का जो ये माइनस करके जो वैल्यू आएगा ना वो हमेशा प्लस ही लेना। आपको निगेटिव भी आएगा ना तो आपको उसको प्लस ही पकड़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि इस प्रकार से जब कैलकुलेशन करेंगे, जो मैं आप कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना, ये घंटे की वैल्यू है 4 यहाँ पे, और 37 जो है मिनट की वैल्यू है। इसी को देखिए मैंने, अगर इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आप सॉल्व करेंगे, वही चीज़ मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो चीज़ समझिएगा कि इसको आप जब भी लेंगे इसका माइनस करके वैल्यू अगर निगेटिव भी आएगा ना तो प्लस ही पकड़ना है। और अगर ये 90 से ज़्यादा आता है, 90 से ज़्यादा आएगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, और 90 से कम आएगा तो एक्यूट एंगल कहलाएगा, और हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझिएगा। इसका देख लेते हैं सॉल्व करके, 90 से कम आता है या ज़्यादा आता है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखिए 4 को अगर 30 से गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, यहाँ पे 120 आएगा, तो 120 ले लिया यहाँ पे। और माइनस कितना आएगा, माइनस करेंगे, देखिए 37 को 11/2 से करेंगे, तो 37 को अगर 11 से करेंगे ना मल्टीप्लाई तो 7 आएगा, 7 3 10 आएगा, और ये 4 आएगा। तो 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 203.5 आ जाएगा। लेकिन देखिए अब ये देखिए निगेटिव आएगा हमारा, लेकिन निगेटिव में तो लेना नहीं हमको, माइनस करेंगे अगर यहाँ से तो 83.5 आएगा। ये बहुत ही आसान था। तो 83.5 ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये क्या है, 90 से कम है तो ये न्यून कोण कहलाएगा, यानी एक्यूट कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। समझ गए इस चीज़ को? तो इस प्रकार से सॉल्व करते हो, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। लेकिन इससे भी अगर फास्ट सॉल्व करना है ना तो आपको मेरा एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा, जिसको मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, टाइम से संबंधित, जिसमें कि आप घड़ी को अगर समझ गए ना, उसके सुई को समझ गए कि कौन सा कहाँ पे है, तो उसका कैलकुलेशन और भी अप्रॉक्स निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें और बहुत ही फास्ट कर पाएंगे। तो देखिए उसको तो आप देख ही लेंगे जब मैं अपलोड करूँगा। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दिया है, परीक्षा का मतलब सफलता है, यानी परीक्षा में सफलता मिलती है। तो मैच में क्या मिलता है, मैच में विनर होता है, यानी मैच में विक्ट्री होता है। तो विक्ट्री का मतलब क्या हो गया, विजय प्राप्त करना। तो ये तो बहुत ही आसान था, ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ समझिएगा कि क्या दिया हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कीजिए, समझिएगा इसको थोड़ा सा। आप अगर आपको विजिबिलिटी में दिक्कत होगी तो मैंने पहले ही बताया आपको कि YouTube के सेटिंग में चले जाइएगा, वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, और आप मोबाइल या आप लैपटॉप या टैब जिस पे भी आप इसको देख रहे हैं वीडियो को, उसका ब्राइटनेस जरूर बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा स्पष्ट दिखने लगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जितने भी बता रहा हूँ, और आप देखते हैं सभी को अंत तक और समझते हैं ना, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और RRB ALP के एग्जाम्स क्रैक करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितने वर्ष है, सतीश का आयु पूछा जा रहा है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रेजेंट एज ऑफ साई एंड सतीश आर इन द रेशियो 5:4 respectively. 3 years hence the ratio of their ages will become 11:9 respectively. What is सतीश प्रेजेंट एज इन ईयर्स? अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान है। सतीश का प्रेजेंट पूछा जा रहा है, अब प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ है, सतीश का क्या है 4 यहाँ दिया हुआ है। देखिए कितना आसान हो जाएगा निकालना, 4 यानी 4 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 4 के मल्टीपल में तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए कितना आसान हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, आप ऐसा भी दिमाग में आ सकता है आपका कि कहीं सपोज 4 का मल्टीपल ज़्यादा ऑप्शन हो, एक से ज़्यादा, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो सॉल्यूशन जानना जरूरी है आपका। देखिए इसको अगर आप कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं, इसके सॉल्व करने के 3 से 4 मेथड है।
जिसमें से एक कॉन्सेप्ट तो है ही सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट का तरीका है ना, और जो ट्रिक है सॉल्व करने के, ऑलमोस्ट सब में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप चाहें ना तो कॉन्सेप्ट से ही मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं ट्रिक भी समझना है, तो ट्रिक से जानना है, तो ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, और वो बहुत ही आसान है सॉल्व करना। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है सॉल्व करने का, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे, और कॉन्सेप्ट में कुछ है ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट का तो समझ लीजिए कि कई क्वेश्चंस में दिक्कतें आती है। हमेशा सभी क्वेश्चंस में ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक सीखना है ना तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सीख सकते हैं। मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। और चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा वो देख लीजिए। कॉन्सेप्ट में देखिए यहाँ पे 5:4 दिया है, 5x लिख लिया आपने और 4x लिख लिया आपने। अब देखिए कितने साल के बाद बोल रहा है, आज से 3 वर्ष बाद बोल रहा है। तो 3 वर्ष आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसमें भी ऐड कर दीजिए। 3 वर्ष अगर ऐड कर देते हैं तो उसके बाद रेशियो कितना होता है, 11:9 हो जाता है। बस इससे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए तो आपको आना ही चाहिए ये छोटे छोटे कैलकुलेशन। अगर इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू अगर निकालेंगे, अगर मल्टीप्लाई वगैरह करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा x का वैल्यू। लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है निकालने के लिए, सतीश का। तो सतीश का वैल्यू कितना है, सतीश का वैल्यू अगर बोलेंगे तो 4x, एज 4x है, यानी 4 इंटू क्या करेंगे आप 6 करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 ईयर्स आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका सोल्यूशन। अब आप बोलेंगे कि नहीं आपको ट्रिक भी सीखना है, तो चलिए अब ट्रिक के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ये 5:4 आपने लिख लेंगे इस प्रकार से, और लिखने के बाद 11:9 लिख लेंगे आप। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये कितने साल के बाद हो जा रहा है, 3 इयर्स के बाद हो रहा है ना, बस यहीं से कैलकुलेशन करना है इसका। देखिए यहाँ पे समझिएगा 3 इयर्स जो दिया हुआ है, कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा डिफरेंस, 2 यहाँ ले लिया आपने, देखिएगा ये 2 लिया आपने, और अब इसका आप मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालिए। ये डिफरेंस निकालना है तो 9 5 जा 45, 9 5 45 और 11 चौक 44, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। ये डिफरेंस नीचे जाएगा, बस यही समझिएगा। और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो दिया हुआ है 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 6 आएगा। यही 6 को आपको क्या करना है, ये 6 को आपको अगर सतीश का निकालना है तो सतीश से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको साई का निकालना है तो साई का कहाँ पे, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन आपको सतीश का निकालना है तो सतीश का मतलब ये हो गया कि इस 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 साल हो जाएगा इसका एज। तो ये तो समझ ही चुके हैं। इसको सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन उस तरीके को अगर समझना है आपको पूरे डिटेल्स में तो आपको हम मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर एज से संबंधित वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। इसके और भी तरीके हैं, मैं आपको आने वाले जितने भी सेट्स बताऊंगा इसके बाद ना, उन सभी में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें भी मैं बताऊंगा, अलग अलग तरीके बताऊंगा, सभी तरीके आपको समझ में आएंगे। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है ना, ये ट्रिक ये बताया मैंने आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए उसको समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोमीटर वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, इन सभी को अच्छे से पढ़ के आपको जाना एग्जाम में, जिससे कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हो और ये क्वेश्चंस आपका ना छूट पाए कभी भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चंस को मोस्टली आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेगिंग 0.5 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी का इसका फॉर्मूला होता है वो समझ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², बस ये चीज़ याद रखिएगा। तो हाफ तो ठीक है, और अगर m बोलेंगे, m का मतलब होता है मास, वजन, 0.5 दिया हुआ है यहाँ पे, किलोग्राम में है, ध्यान रखिएगा। और भी वेलोसिटी होता है, यानी ये 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और हिंदी में भी 4 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। तो 4 × 4 करना पड़ेगा, स्क्वायर यहाँ पे। तो अब देखिए बहुत ही आसान हो जाता है। 2 से आप क्या किए, ये कैलकुलेट करना है, 4 दूनी 8, 8 25 40 पॉइंट है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 4 जूल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जूल में इसका सोल्यूशन होगा। ये एक प्रकार का वर्क होता है। तो आप समझ गए इस प्रकार से कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान होता है। और इस क्वेश्चन का फॉर्मूला मात्र याद अगर रखते हैं आप ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछे जाते हैं आरआरबी एएलपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बताया गया कि फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऑप्शन मैच करने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके क्वेश्चंस को छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, और पहले हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उस विकल्प का चयन करने बोल रहा है जो कि आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है।
तो ये रिक्त स्थान पे क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए ये रिक्त स्थान, इसको, ये क्वेश्चन और ये हिंदी और इंग्लिश का अंतर है मात्र, तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं और जूम करके इसको समझते हैं आकृति से, इंग्लिश वाले से। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं और इसको जानते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा, समझिएगा इसको, और यहाँ पे वही चीज इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी इसका डायरेक्शन मात्र बदल गया। अब ये डायरेक्शन का ही यहाँ पे जरूरत है, डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इसका डायरेक्शन भी आपको पकड़ना पड़ेगा। समझिएगा, जो मैं यहाँ आकृति बता रहा हूँ, इसका डायरेक्शन भी समझना पड़ेगा और इसके आधार पर सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो तीन यहाँ जो खींचा हुआ है इस प्रकार से, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। और अब चूंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है ना, इसी का अपोजिट यहाँ पे आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के पास। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा। कौन सा, ये अगर आप बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन रिपीट हो जाएगा या ये वाला रिपीट हो जाएगा, तो ये 3 बार तो होना नहीं चाहिए, क्वेश्चन मार्क के पास आएगा नहीं। यानी सॉल्यूशन या तो इसमें होना चाहिए या फिर इसमें होना चाहिए। अब देखिए, ये चीज मत जाइएगा कि ऑप्शन में मैंने यहाँ पे आपको दिखा हुआ क्वेश्चन में टिक किया हुआ है तो यही सही है, जरूरी नहीं है। आपको ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कहीं पे टिक किया रहेगा ऑप्शन में ना, तो वो ऑप्शन गलत भी होगा। तो इसलिए आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, उन सभी को अच्छे से समझना है, सिर्फ जो टिक किया उसके आधार पर नहीं जाना है, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन उससे मैच नहीं करेगा ना क्वेश्चन के ऑप्शन से, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आप सोचेंगे अरे इसमें ये दिया हुआ है, आपका आंसर कुछ और निकल रहा है। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जो बताने जा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा और उन सभी के एग्जैक्ट सॉल्यूशंस रहेंगे, और उसको स्टडी करना अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को अगर स्टडी कर लिए, कौन कितना इंपॉर्टेंट ये भी मैं बताते जा रहा हूँ, तो आप बहुत ही आसानी से। और एक चीज़ याद रखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, आसान आते हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं किसी प्रकार का। आपको किसके लिए सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, क्योंकि इन सभी के क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन मोस्टली कॉमन होते हैं, केमिस्ट्री के भी कॉमन होते हैं, बायोलॉजी के थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट उसमें भी कॉमन होता है, और मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस 1-2 आते जरूर है। नॉर्मली नहीं आते, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चंस हार्ड आते हैं। अब यहीं पे आपको दिखाना है, आपके दिमाग का खेल है यहाँ पे, ये एग्जाम्स पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। वो कैसे है वो समझते हैं हम लोग आगे, हम लोग डिस्कस तो करेंगे, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और इसको जान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर में देखिए, यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्वेश्चन मार्क के पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ये बॉक्स में दिया हुआ है इस प्रकार से, और ये यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ इस प्रकार से दिया है। तो इस चीज़ को समझिएगा जरा। और यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो इसको अगर समझेंगे ना, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ ऐसे मान लीजिए और यहाँ ऐसे मान लीजिए, तो ये कितना डिग्री घूम गया, ये देखिए। इधर से अगर बोलेंगे तो 90 डिग्री घूम गया, क्योंकि ये जो आप लाइन खींचे ना, ये सीधा हो गया इस साइड घूम करके। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके साथ। तो इस प्रकार से 90 डिग्री ये मूव कर गया। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे तो 90 डिग्री मूव कर गया। ये डंडा जो दिख रहा है आपको, तो ये 90 डिग्री मूव कर गया। अब इसको समझिएगा, उसी प्रकार से अगर इसको आप 90 डिग्री मूव कराएंगे यहाँ पे, तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये समझिएगा, ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है। यानी ये डायरेक्शन जो घूमे ना, ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, ताकि आपको समझ पाए अच्छे से। तो इस डायरेक्शन को लिया ना, तो ये डायरेक्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है किसी ऑप्शन से, तो इस डायरेक्शन में आपको मूव नहीं करना है। तो अब किस डायरेक्शन मूव करना है वो देखिए, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, किस डायरेक्शन मूव करेंगे। अब आप इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कीजिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे 90 डिग्री, तो इसको भी क्लॉकवाइज में मूव कराइए। तो क्लॉकवाइज में अगर आप मूव करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओम के नियम, यदि करंट बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है। इसको इंग्लिश में पढ़ के समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ करंट इंक्रीजेस द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दिया गया। ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, करंट इक्वल टू बोल रहा है V इक्वल टू IR होता है, जिसको VIR वीर मतलब बहादुर पढ़ सकते हैं। VIR वीर, बहादुर है कोई। इससे I इक्वल टू क्या होगा वो समझिए। I इक्वल टू पढ़ेंगे आप, यहाँ ध्यान रखिएगा, V/R, या अगर R इक्वल टू पढ़ेंगे ना तो V/I पढ़ सकते हैं। किसी एक को पढ़ लीजिए, सपोज आप इसी को पढ़ना चाह रहे हैं, तो चलिए इसके मदद से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें V कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट बोलेगा ना तो उसको हटा देना, रिमूव कर देना। तो इसको रिमूव करके 1 मान लेते हैं, ये कांस्टेंट होता है। मतलब 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट बोलने का मतलब उसको आप हटा दीजिए, उससे मतलब नहीं रहता है, और उसको वैल्यू है पर्टिकुलर वहाँ पे, इसको कांस्टेंट को हटा दिया, मतलब 1 या समथिंग कुछ भी पर्टिकुलर मान सकते हैं, कोई है वैल्यू एक, बट वो चेंज नहीं होगा। चलिए, तो V को हम यहाँ हटा के मानते हैं, यानी R किस पे डिपेंड कर रहा है, R डिपेंड कर रहा है 1/I पे डिपेंड कर रहा है। ये रेशियो कहलाता है। R रेसिप्रोकल है किसका, I का, उल्टा है।
क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा ना, देखिए करंट नीचे अगर इंक्रीज करेंगे ना करंट का वैल्यू, करंट इंक्रीज करने से क्या होगा कि इसका वैल्यू घटेगा ओवरऑल, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू छोटा आएगा, तो आर का वैल्यू छोटा आएगा, ये बोल रहा है बढ़ेगा, तो ये गलत है। पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस अनचेंज, ये गलत बोल रहा है कि रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि आई बढ़ा रहे हैं और ये उल्ट नीचे है ना, ये जितना बड़ा करेंगे उतना ही छोटा होगा वैल्यू डिवाइड करके, तो आर का वैल्यू छोटा मिलेगा, तो आर क्या होगा डिक्रीज होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सोल्यूशन हो गया ये 4 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, और ये आपको रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में ना छूटे। चलिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं इसको जान लेते हैं। तो ओजोन को ना O3 बोला जाता है, तो O कितने बार इसमें आया बस यही समझना, O प्लस O प्लस O 3 बार आया, तो इसमें कितने परमाणु हो जाएंगे ऑक्सीजन के, 3 परमाणु हो जाएंगे, बहुत ही आसान था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ये तेलुगु फिल्म अभिनेता ऐसे दिया हुआ है, ये तो करंट अफेयर से ही संबंधित होगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये देखिए मैथमेटिक्स क्वेश्चन बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद प्लस माइनस करना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, ये -4 ले लीजिए, इसको सॉल्व कर दिया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप कर पाएंगे, फिर भी मुझे करना इसलिए ताकि आपको अगर किसी प्रकार डाउट हो तो वो डाउट ना रहे आपका। देखिए सबसे पहले ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं, और उसका रीजन ये होता है कि फॉर्मूला होता है बॉड मास, जो ये नियम है बॉड मास का, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। बॉड मास का मतलब होता है पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, बट ऑफ लिखा रहता है उसके अनुसार, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल रहता है मल्टीप्लिकेशन का तो उसके अनुसार, और फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में, ये नियम है। तो यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16 लिख लिया आपने यहाँ पे। अब ये बहुत ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे -4 हो गया, लेकिन यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 आएगा मल्टीप्लाई -12 आ जाएगा, -12 यहाँ दिया हुआ है, बस बहुत ही आसान था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, बस एक ही ऑप्शन यहाँ जो परफेक्ट स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 21 होता है, 21 इसका स्क्वायर रूट है, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर किसी का नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण से वो नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करना था जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, सीरीज है, निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक को पहचानना कि गलत कौन सा है, सेलेक्ट द रॉन्ग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो चलिए इसके यहाँ समझना है कि यहाँ से अगर यहाँ पे आइए तो कितना होगा, +6 आएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ आइए कितना आएगा, +8 आएगा, राइट। फिर यहाँ से आप यहाँ आइए कितना आएगा, +12 आएगा, समझिएगा इसको। यहाँ से यहाँ आएंगे तो +10 आएगा, देखिए कैसा होता जा रहा है ये। यहाँ से यहाँ आ जाइए आप, तो इसमें से करेंगे तो +14 आ जाएगा, ठीक है, +14 आ गया। फिर अगर यहाँ से यहाँ करेंगे आप तो +16 आ गया। इसका मतलब गलत कहाँ हो सकता है, इस दोनों के बीच गलत है, तो पहले वाले को गलत बोलते हैं हम लोग, इस दोनों में से दूसरा वाला गलत नहीं कहलाएगा। तो पहला वाला का मतलब ये गलत है, इसमें क्या सही करना पड़ेगा, यहाँ 10 का डिफरेंस होना चाहिए इस जगह पे, और यहाँ 12 का होना चाहिए। यहाँ 10 का डिफरेंस का मतलब कितना, 20 दिया हुआ ना, 20 में से 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 20 हो गया, और इसमें 10 ऐड कर देंगे, इसमें 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले वाले में ये जो 2 रॉन्ग दिख रहा है ना, उल्टा दिख रहा है ना, इसमें पहले वाले में गलती होता है नॉर्मली, उसमें आप 10 इस साइड आना चाहिए, 12 इधर आना चाहिए, 10 इधर ले लीजिए आप, 10 इधर ले लेंगे आप डिफरेंस, तो ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 हो गया तो नेक्स्ट में आपको 12 लेना है, तो यानी 42 हो गया नेक्स्ट में, और नेक्स्ट में फिर आप 14 का डिफरेंस लेंगे तो 56 आ जाएगा, और नेक्स्ट में अगर आप 16 का डिफरेंस लेंगे तो 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चेक किया आपने, तो कौन सा गलत है, इस दोनों में से ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि यहीं पे ये गलत हुआ है। तो गलत कहाँ से शुरुआत हो गई, यहाँ से शुरुआत हो गई गलत की, तो 32 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये गलत है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था क्या, 30 होना चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए वक्तव्य के बारे में बोला जा रहा है कि तय करें कि मान्यताओं में से कौन सी निहित है, यानी वक्तव्य दिया हुआ है और मान्यताएं पूछा जा रहा है कि कौन सा उसके अनुसार मान्यताएं सही है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना। इसको पूछा जा रहा है रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि कर देगी, ठीक है। अब जो यहाँ जो बोला जा रहा है ना उसके अनुसार ही समझना, 25% वृद्धि कर देगी, ठीक है, वृद्धि कर दिया गया। बोला जा रहा है लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा पसंद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी जो है सुविधाजनक है, और इसका अगर कुछ भी रुपया बढ़ा दिया है थोड़ा सा ना, फिर भी लोग इससे, क्योंकि इससे रेल ट्रेन से एक विश्वसनीय ये साधन होता है यात्रा करने का, इसलिए इसका अगर भाड़ा बढ़ा दिया जाएगा तो भी लोग इससे तो ट्रेवल करेंगे ही करेंगे। इसके बाद दिया परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं, ठीक है। ट्रेन के अगर कॉस्ट बढ़ जाते हैं टिकट के, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा साधन वाला भी बढ़ा ही दे, वो जरूरी नहीं, उसके बारे में बोला भी नहीं जा रहा है वक्तव्य में। तो इसलिए ये दूसरा वाला तो गलत साबित हो जाएगा, और पहला यहाँ पे सही है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बढ़ा भी दिया जाए तो लोग उससे ट्रेवल करेंगे करेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन ले लेते हैं इसका, और कौन सा ऑप्शन सही है वो समझ लेते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे अगर देखें तो कौन से ऑप्शन सही है, यहाँ पे पहला बोल रहा है नाइदर ऑप्शन 1 नॉट 2, पहला लेकिन हम लोगों ने देखा था कि सही था और दूसरा गलत था, तो केवल मान्यता एक नहीं था, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही हैं, मान्यता से संबंधित वाले अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना, बट थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जितने भी सेट्स कराने वाला हूँ ना आपको, लगभग 2 से 3 दिन में मेरा एक वीडियो आएगा, और जब तक मैं एग्जाम्स होने वाला ना आपका, तब तक मैं बहुत सारे सेट्स आपको करा दूंगा, लगभग 15 से 20, उससे भी ज़्यादा सेट्स हो जाएंगे। और इतने सेट्स का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो निश्चित है कि आप एग्जाम्स क्रैक करेंगे ही करेंगे। वो आपको एग्जाम्स कहीं नहीं जाने, एक सीट आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। आपको मैं जितने वीडियो अपलोड करता हूँ सभी वीडियो को देखना है और समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको चाहिए किसी भी चीज़ का तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर आपको ट्रिक चाहिए किसी चीज़ का वो आप कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में बता दूंगा। मैं सारा चीज़ आपको बता सकता हूं। और मैं स्वयं मैंने आपको बताया कि मैं रेलवे में हूं, तो आपको अगर रेलवे से संबंधित कोई क्वेश्चन जानना है, किसी प्रकार के डाउट्स हैं, तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया है वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और 60%, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, शेष का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। बोला जा रहा है यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। चलिए इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है वो समझते हैं। इसको देखिए, इंग्लिश में बोला जा रहा है यहाँ पे वीर स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम, 15% स्पेंड करता है ऑन द हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, 60% ऑफ द रेस्ट ऑन द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ही सेव्स 2210 रुपया हिज मंथली इनकम इज। चलिए देखिए इसका मंथली इनकम हम लोग निकालते हैं और समझते हैं कि मंथली इनकम इसका क्या होगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 15% अगर 100% में माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 85%। लेकिन 85% का उसने क्या किया है कि 60%, शेष का 60%, मतलब यहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 60% ऑफ द रेस्ट का मतलब बचा कितना 85%। 85% क्यों? क्योंकि 15 महीने माइनस किया यहाँ पे, तो 85 का 60% आपको निकालना है तो निकाल लो, या आप ऐसे लिख सकते हो 85 का 60% खर्च कर दिया तो 85 का 40% बच गया। और ये किसके बराबर है? ये दिया हुआ है, ये बचा हुआ वैल्यू कितना है 2210 रुपया। और आपको मंथली इनकम निकालना है, 100% निकालना है। अगर ये इतना है तो 100% कितना होगा, तो उसको निकालने से पहले तो आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, अगर एक 100 को हटा देते हैं कम से कम आप, तो ये हो गया, और ये 17 × 5 = 85 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 2 आ गया, 34% हो गया। यानी 34% कितना है 2210 के बराबर है, तो 100% निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे 100%? ये इतना हो गया, इसका 100% निकालना है, लेकिन 34% दिया हुआ था, नीचे कर दीजिए। क्यों? देखिए 34% अगर इतना हो गया तो 100% कितना होगा, बस यही तो निकालना है आपको, तो ऐसे निकालते हैं इसको। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? जैसे ये है 2 पचे कर दिया, देखिए समझिए कैलकुलेशन, 17 2 से कट गया 17। अब देखिए 17 से इसको काट दीजिए, 17 एक बार में हो जाएगा और 17 × 51 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 6500 हो जाएगा। 6500 ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान हो गया समझना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए। ये कुछ भी नहीं इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? अब बोला जा रहा है अमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद। तो मेंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी कंपाउंड था ना, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सारणी टेबल बनाया था, यानी पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और पीरियोडिक टेबल से संबंधित एक क्वेश्चंस रहता ही एग्जाम्स में, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पीरियोडिक टेबल के कई सारे एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए, उसके याद करने के भी कई तरीके हैं। तो अगर आपको सभी याद करने, उसके तरीके सीखने हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको वो समझना आसान हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट्स को याद करना आपके लिए जरूरी है, जिससे कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी नियम है उसको भी आप पढ़ लें। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया था आपको सारी चीज़ बताऊंगा, और जो बता रहा हूँ अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं ना, क्वेश्चन तो आपका कभी भी छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना, आप सभी क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फ्यूजन। कौन रिप्रोड्यूस होता है? तो प्लाज्मोडियम ये रिप्रोड्यूस होता है मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा, ये रिप्रोड्यूस होता है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। बोला जा रहा है 2 दशमलवों का गुणनफल 0.768 है। यदि 1.16 है तो दूसरा निकालना है। इंग्लिश में द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज दिस मच, इफ वन ऑफ द डेसिमल इज दिस मच फाइंड द अदर। तो क्या है, अगर 2 का दिया हुआ है दिस मच
और एक बोला जा रहा है 1.6 से डिवाइड करना है, तो दूसरा बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो देखिए अगर ये निकालना है तो ये देखिए 1000 नीचे कर दिए, देखिए कैलकुलेशन में करके दिखा दे रहा हूँ, जबकि ये कैलकुलेशन तो आप कर ही पाएंगे, एक जीरो काट दिया। 16 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर दीजिए। कैसे? 16 × 80 होता है, 5 बार कर नहीं सकते, 16 × 64 करना पड़ेगा, और 16 × 64 अगर करेंगे ना तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। 16 × 64 करेंगे तो 12 बचेगा, तो 4 बार में ये हो गया और 12 बचेगा, ठीक है, और उस पर 8 लिख दीजिए। फिर देखिए 16 × 85, 16 × 96, 16 × 72, 16 × 8 88, यानी 16 × 8 = 128, 16 × 8 88। तो ये समझ गए, ये कैलकुलेशन मात्र, लेकिन ये 100 नीचे है, यानी डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ आएगा? 48 के पहले आएगा, ये जो पॉइंट दिया है यहाँ पे ऑप्शन दूसरा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मैं स्वयं बिहार से बिलोंग करता हूं और ये बहुत ही आसान हो जाता है। आप जानते हैं कि बिहार के जितने भी टीचर्स होते हैं ना, उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होता है, और मैं तो स्वयं आपको पूरा सेट्स करा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारा बता रहा हूँ। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि मैं कई सारे रेलवे के एग्जाम्स क्रैक कर रखा हूँ, मैं स्वयं रेलवे में पोस्टेड हूँ, तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए RRB ALP क्रैक करना। मेरे माध्यम से ये आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है, और 20 चक्कर लगाने के बाद बोला जा रहा है 25 मिनट के दौरान यह कितने रेडियन चलेगा, तो ये पूछा जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। तो 20 चक्कर लगाता है, 25 मिनट के दौरान यह कितना रेडियन चलेगा ये पूछा जा रहा है। तो 25 मिनट के दौरान बोला जा रहा है, आप क्या कीजिए यहाँ पे, अब 25 मिनट अगर दिया हुआ ये, और बोला जा रहा है 20 चक्कर लगाता है 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर 20 चक्कर लगाता है तो 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा वो देख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे का मतलब होता है क्या, 20 चक्कर लगाता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, तो आपको 25 मिनट में निकालना है। तो ये कितने चक्कर लगाएगा वो देख लीजिए। अब देखिए एक सर्किल का मतलब क्या होता है कि 2 पाई होता है, 1 पाई का मतलब हाफ सर्किल होता है, यानी 180 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, तो 2 पाई हो गया एक चक्कर का मतलब। तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 50 हो जाएगा, 50/3 पाई हो जाएगा, और ये पहला ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करें, यानी सेलेक्ट द ऑड कैरेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑड कैरेक्टर का मतलब जो डिफरेंट है, तो डिफरेंट का मतलब क्या, देखिए ये एक सिंबल है, ये भी एक सिंबल है, ये भी सिंबल है, बट ये लेटर है, ये डिफरेंट हो गया क्योंकि ये सिंबल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है। अब कौन सा अक्षर अनुपस्थित है, देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, और तो इसका समझ लेते हैं। देखिए इन विच सीरीज वन टर्म इज मिसिंग एज शोन बाय द क्वेश्चन मार्क, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म फ्रॉम द गिवन नंबर्स, यानी गिवन ऑप्शंस, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बोला जा रहा है। तो ये यही देखिए ना, ए दिया हुआ है, फिर क्या दिया, BC दिया है, 2 लेटर आ गया, C के बाद DEF कंटिन्यू है, 3 लेटर आ गया, और F के बाद GHIJ 4 लेटर आ गया। देखिए लेटर बढ़ रहा है, अब 5 लेटर होगा, तो 5 लेटर तो एक ही ऑप्शन में, ये इसमें तो 4 ही लेटर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, 5। तो बहुत ही आसान, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, लेकिन आगे पढ़ेंगे आप तो उसका सोल्यूशन भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब इसमें बोला जा रहा है भारत में ऋण समावेश का विस्तार 2017, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो 2017 में पढ़ते हैं, उसकी जरूरत थी, अभी तो जरूरत ही नहीं है। अभी जो करंट अफेयर्स की जरूरत है 2024 की जरूरत पड़ेगी, या 2023 नवंबर दिसंबर के आसपास की जरूरत पड़ेगी आपको, या एग्जाम्स तो आपके अभी होने नहीं है, तो नवंबर दिसंबर की भी नहीं, आप समझो 2024 के ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं होता है। तो किस रूप में नहीं होता है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए किस रूप में नहीं होता है वो जान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ साइकिल जब चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते समय काइनेटिक एनर्जी, यानी चलाते हैं तो मोशन होता है, तो गतिज ऊर्जा तो होती ही है, और फिर उसके बाद दिया है उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा भी होती है इसमें, हीट एनर्जी तो होगा ही, जब चलाएंगे तो पसीने आएंगे, पसीने छूटेंगे तो हीट एनर्जी तो है ही, काइनेटिक एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, और चूंकि आप मैकेनिकली वर्क करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं क्योंकि हाथ पैर चला रहे हैं साइकिल चलाते समय, तो मैकेनिकल वर्क कहलाता है, यानी किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है उस पर। तो इसमें पूछा जाए, अब एक ही ऑप्शन बच गया है, किस रूप में नहीं होता है बोल रहा है, तो कोई भी केमिकल एनर्जी इसमें नहीं काम करता है क्योंकि किसी प्रकार का कोई रिएक्शन हो रहा है क्या, तो केमिकल एनर्जी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस चीज को समझिए अच्छे से, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस इस प्रकार के आते ही एग्जाम्स में, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से संबंधित। तो ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जो भी आपको नए नए क्वेश्चन दिख जाए ना उसे भी प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक विलियन का pH मान बोल रहा है 3 है, जबकि pH मान बदल के 6 हो जाता है, तब बोल रहा है H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी।
तो H प्लस आयन की सांद्रता पढ़ना है आपको, और OH माइनस रहता है उसकी सांद्रता भी पढ़नी है आपको। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि H प्लस के बारे में बोला गया तो मैं आपको H प्लस के बारे में ही बता रहा हूँ। pH का मतलब होता है H प्लस। तो द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज 3, ये 3 दिया हुआ है, एंड व्हेन इट्स pH चेंजेस टू 6 देन H प्लस आयंस कंसंट्रेशन बोला जा रहा है। देखिए 3 था, 3 का मतलब क्या है, देखिए 3 का मतलब यहाँ पे है, और ये कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, 6 का मतलब यहाँ पे, और ये पावर के फॉर्मेट में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो कितना जीरो का डिफरेंस आ रहा है, 3 जीरो का। लेकिन ये क्या हो रहा है, 3 जीरो की बात करेंगे ना तो ये घट रहा है। देखिए 10 पे पावर 3 है, 10 पे पावर माइनस 3 है ना, ये बड़ा वैल्यू है, लेकिन 10 पे पावर माइनस 6 ना, ये बहुत ही छोटा हो जाता है। कैसे, ये देखिए अगर इसको आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे 1/1000 तो ठीक है, लेकिन अगर इसको पढ़ेंगे ना तो 1 अपॉन कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा, और 6 जीरो का मतलब समझे बहुत छोटा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो घट रहा है। कितना घट रहा है, 3 जीरो के डिफरेंस से घट रहा है। तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो बोल रहा है 1000 गुना कम हो जाती है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रल, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक, एसिडिक। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये वाला, ये 7 जो दिख रहा है ये न्यूट्रल कहलाता है, और प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। तो इसका प्योर वाटर का अगर बोला जाएगा pH कितना है, तो प्योर वाटर का pH होगा 7। समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है। इसके 90% चांस होते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछने के यहाँ से, और अभी जो बता रहा हूँ ना वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे प्योर वाटर का बोला जाएगा pH मान कितना होगा, तो 7 होगा। अब मिल्क का भी पूछा जाता है pH मान कितना होगा, तो मिल्क का देखिए ये 7 से कम होता है और 6 से ज़्यादा होता है, दोनों के बीच होता है इसका वैल्यू। तो मिल्क का लगभग 6.45 के आसपास होता है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आप बोलेंगे ब्लड का वैल्यू कितना है, तो ब्लड का वैल्यू 7.4 के अराउंड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड का अगर pH बोला जाएगा ना तो 7 से ज़्यादा है, मतलब ये बेसिक है, नेचर क्या है इसका, बेसिक नेचर है, क्योंकि ये ऊपर इधर है। और अगर मिल्क का बोलेंगे तो मिल्क का देखिए 7 से नीचे की तरफ है, यानी 6.5 है। तो ये क्या है, ये एसिडिक नेचर है। तो मिल्क एसिडिक नेचर का है और ब्लड क्या है, बेसिक नेचर का है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है, ब्लड का अगर ये बेसिक नेचर जो है 7.4, अगर इसका pH थोड़ा सा भी घटेगा या बढ़ेगा ना बॉडी में, तो उससे शरीर बीमार हो जाता है। और यहाँ तक कि ऐसा अगर ये चेंजेस ज़्यादा हो जाए ना pH का बॉडी में, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, इसको बैलेंस रखना। तो pH हमेशा 7.4 के अराउंड होता है, और जितना भी किसी भी व्यक्ति के वैल्यू होते हैं pH का, तो वो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। और अगर चेंजेस आता है तो आपको बताया मैं कि शरीर जल्दी बीमार होता है, तो ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। अब देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डिटर्जेंट का पूछा जाएगा कितना होता है, तो अराउंड 10 होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कई सारे कुछ है, जैसे सोप का पूछा जाएगा, सोडा पॉप बोला है, विनेगार बोला है, ऑरेंज बोला है। सोप अगर बोलेंगे तो वो साबुन ही है, सोप का साबुन का मतलब क्या है, वो बेसिक नेचर का है। डिटर्जेंट क्या है, बेसिक नेचर का है। एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, इन सभी को अच्छे से याद करना है। और ये 3 चीज जो बताया ना मैंने, कौन सा, ब्लड, प्योर वाटर और मिल्क, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोला जा रहा है शहर का कौन कौन सा शहर है, 4 शहर दिए हुए हैं, जनसंख्या दिया, शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, और शिक्षित लोगों का प्रतिशत दिया हुआ है। लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोग, शिक्षित कितना है उसका निकालना है प्रतिशत। और इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स इन सिटी सी में बोला जा रहा है। तो देखिए सी कौन सा सिटी है, ये परसेंटेज ऑफ लिटरेट पूछा जा रहा है। तो देखिए टोटल कितना जनसंख्या है, 150 है, और लिटरेट कितना है, इसमें से शिक्षित कितना है, 50 है, और इसका परसेंटेज निकालना है। कौन सी बड़ी बात है, ये डिवाइड कीजिए, 3 आएगा, फिर से डिवाइड कीजिए तो 33.3 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को समझना है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो जानिए। क्वेश्चन में दिया है कम लागत वाली एयरलाइंस के सह मालिक के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका अजय सिंह है। तो ये भी समझिए उस समय के हिसाब से 2018 करंट अफेयर्स के हिसाब से था, तो इसको अपन अभी पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन समझिएगा, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति क्या है, देखिए समझिए इसको। XY को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। अब देखिए अगर ये, इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी पढ़ाई करता है वो, तो IIM किसी कॉलेज के बारे में बोल रहा है कि वहाँ जाना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज अच्छा पढ़ाता होगा और वहाँ पर वो उस प्रबंधन की पढ़ाई कराई जाती है वहाँ पे। तो पूर्ण धारणा जो यहाँ दिया हुआ है उसको समझना है हमें। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और इंग्लिश से समझते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या दिया है वो समझ लीजिए, फिर हिंदी से इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। यहाँ पे
कंसीडर द गिवन, डिसाइड द एजम्पशंस आर इम्प्लिसिट। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स एडवाइसेस वाई, क्या एडवाइस कर रहा है, इफ ही सी वांट्स टू स्टडी मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट करना चाहता है या चाहती है, ज्वाइन करना चाहिए उसको, क्या IIM ज्वाइन करना चाहिए, यानी मैनेजमेंट का हो सकता है अच्छा कॉलेज है वो, या वहाँ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है इसलिए बोल रहा है जाने के लिए, यानी ये बोला जा रहा है। अब देखिए एजम्पशन में जाते हैं, IIM प्रोवाइड्स गुड मैनेजमेंट एजुकेशन, सही बात है, तभी तो वो प्रीफर बोल रहा है करने के लिए कि हाँ जाओ, अदरवाइज क्यों बोलेगा। और एक्स लिसन्स टू एडवाइस गिवन बाय वाई, बिल्कुल जब भी यहाँ एजम्पशंस का क्वेश्चन रहेगा ना तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई अगर किसी को एडवाइस देता है ना तो आपको पॉजिटिवली लेना है, सोचना है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई एडवाइस दे रहा है तो उस एडवाइस का पालन किया जाएगा, इसके हिसाब से सोचना है, ये एजम्पशंस होता है, यानी पॉजिटिव लेके चलना है, नेगेटिव नहीं लेना है बातों को। यानी अगर वाई एडवाइस दे रहा है ना तो एक्स उसको फॉलो करेगा। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स लिसन्स टू द एडवाइस गिवन बाय वाई, तो ये भी इसका सही माना जाएगा, ये चीज़ समझिएगा जो भी मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे दोनों धारणाएं इसकी सही मान ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का। किससे, डेंसर टू अ रेयर मीडियम, रेयर मीडियम में कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो इट बेंड्स टू, समझिएगा एयर क्या है, ये रेयर मीडियम है, ये जो एयर दिया हुआ है ना एयर, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो ये रेयर ले लिए। और ये जो ग्लास दिया ना ये डेंसर मीडियम है, डेंसर, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर ये डेंसर मीडियम है तो रेयर से जब डेंसर जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, डेंसर टू रेयर दिया हुआ है, समझिएगा यहाँ पे रेयर से अगर डेंसर में जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन वो सीधा जा रहा है क्या, सीधा नहीं जा रहा है, तो कहाँ किसके तरफ मुड़ जा रहा है, देखिए ये समझिएगा इसके तरफ मुड़ जा रहा है, ये जो ये लंब है ना यहाँ पे इसके तरफ मुड़ जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं ऐसे केस में हम लोग, यहाँ क्वेश्चन के अनुसार किसके तरफ मुड़ जा रहा है, ये बोला जा रहा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स टुवार्ड्स, यानी ये बेंड होता है, किधर बेंड होता है। अब देखिए ये तो रेयर टू डेंसर बोले, लेकिन जब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अबे जा रहा है, ये जो दिख रहा है ना लंब आपको, इससे अबे जा रहा है, दूर भाग रहा है ये, तो इसको भी समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूर भाग रहा है, तो अभी क्वेश्चंस को जो सॉल्यूशन है ना वो इसके अनुसार है, यानी डेंसर से रेयर की तरफ। तो अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। देखिए ऑब्वियसली जब ये यहाँ से अभिलंब से, ये अभिलंब है यहाँ पे और इससे दूर चला गया, दूर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सीधा नहीं गया और सीधा ना जा करके इसके पास भी नहीं आया, इससे दूर चला गया, तो ये तो दूर तो चला गया। और हमेशा ध्यान रखना है डेंसर से रेयर में जाते हैं ना तो स्पीड बढ़ जाती है, और वही अगर रेयर से डेंसर में जाएंगे तो स्पीड घट जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि आकाश है, खाली है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, और ग्लास है, ग्लास या वाटर है, तो उसके अंदर अगर घुसेगा लाइट या कुछ भी प्रकाश के बारे में बोल रहा है, प्रकाश घुसेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा क्योंकि वो डेंसर हो जाता है। तो कोई माध्यम आ जाएगा तो उसमें स्पीड तो घटेगा ही घटेगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी माध्यम में जो स्पीड था वहाँ से हवा में निकलेगा तो और रफ्तार में भागेगा, स्पीड बढ़ जाएगी उसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट्स स्पीड इंक्रीज हो जाएगा इसका। और ये है आपका, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए लेकिन नहीं जा रही है, और यहाँ लंबा ऐसा था इससे दूर चली गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इसका स्पीड बढ़ जाता है। अच्छे से इसका स्टडी कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का क्या माध्य है, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। बहुत ही आसान है, पहला 5 ट्रायंगुलर नंबर बोला जा रहा है। पहला अगर ट्रायंगुलर नंबर बोलेंगे आप तो वो 1 है। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर अब देखिएगा इसमें 3 आ जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगुलर 3 हो जाएगा। कैसे निकलता है वो, पहले 1 का डिफरेंस आता है, फिर 2 का डिफरेंस आता है, इस प्रकार से ट्रायंगल देखिए, पहले ये आया, फिर ये 2 आया, तो पहला 1 हो गया, फिर कितना हो गया, 3 हो गया टोटल। अब फिर ऐसे करके आप बनाएंगे तो 3 और ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो इस प्रकार से, तो ये 6 हो गया, फिर कितना 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। यानी पहली बार में डिफरेंस अगर 2 है ना तो नेक्स्ट बार में डिफरेंस 3 आ जाएगा, नेक्स्ट बार में डिफरेंस 4 आ जाएगा, नेक्स्ट बार में डिफरेंस 5 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। और टोटल अगर नंबर देखें ना कितना, 5 नंबर, फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर बोल रहा है, तो फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर हमने लिख लिया यहाँ पे। तो ये अगर आप इन सभी को ऐड करके और निकालेंगे कौन सा वैल्यू होगा, तो इन सभी को ऐड कर दीजिए। ये देखिए 25 हो जाएगा, 25 प्लस 6 31 हो जाएगा, 31 प्लस 3 34 हो जाएगा, प्लस 1 35 हो जाएगा, और 35 में डिवाइड कर दीजिए 5 से, टोटल नंबर 5 है, तो 5 7 35, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रायंगुलर नंबर पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फार्मूला सारा चीज़ बता रखा है, और आपको मैंने डायग्राम के मेथड से भी बता रखा है।
क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी एएलपी के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ट्रायंगुलर नंबर से क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस तो कभी छूटने ही नहीं चाहिए आपके एग्जाम्स में। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए अच्छे से, और जितने भी मार्क्स है मैक्सिमम मार्क्स लाइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, दिया हुआ है यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो cot बोला जा रहा है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ वो समझिएगा। देखिए cosec थीटा लिख लिया प्लस cot थीटा लिख लिया और इक्वल टू कितना दिया है 2। अब देखिएगा यहाँ पे इसी प्रकार से cosec थीटा माइनस cot थीटा लिख सकते हैं आप, और ये कितना होगा मालूम है, ये लिखेंगे 1/2 के बराबर होगा ये। अब ये 1/2 के बराबर कैसे हुआ ये जानना चाह रहे हैं आप, तो चलिए इसके बारे में जान लीजिए। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, देखिएगा। और इसको आप लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, समझिएगा। इसको लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं समझिएगा। यहाँ पे आप cosec थीटा माइनस cot थीटा ये हो गया। अब ब्रैकेट में इसके बगल में लिख सकते हैं cosec थीटा प्लस cot थीटा, लेकिन मैं क्या करूँगा, ये इसको नीचे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। cosec थीटा और माइनस cot थीटा ये नीचे चला गया, जबकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इधर आएगा और वो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 1 करके लिख सकते हैं आप, तो 1 करके लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 कैसे है ये समझ गए आप। अब देखिए आपको cot थीटा निकालना है तो माइनस कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, लेकिन 2 cot थीटा आ गया, तो 2 cot थीटा लिख लिए, और यहाँ से माइनस करेंगे ना तो 3/2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और फिर से देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये cot थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया। डिवाइड कर दीजिए ना सीधा, इतना लिखने की क्या जरूरत है। तो दिस मच इज द आंसर, यानी इसका ऑप्शन डी सॉल्यूशन हो जाएगा। बस प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, अच्छे से देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रियो ओलंपिक 2016 बोला जा रहा है, तो 2016 की बात कर रहा है, तो ये तो करंट अफेयर्स हो गया, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 8 होता है। चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। बोला जा रहा है अगर हीलियम को छोड़ देते हैं ना, तो जितने भी उसी नोबल गैस जितने भी होते हैं उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन 8 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, यानी इस नोबल गैस जितने भी है उन सभी के एक नोबल गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए हीलियम के बाद अगर एक लेंगे तो नियोन आता है, तो अगर नियोन आ रहा है और इसका अगर एक एग्जाम्पल लेंगे नियोन का, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो 2,8 ऐसे करके लिखते हैं। तो ये लास्ट वाला जो होता है ना, ये यहाँ जो लिखते हैं इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2017 के बारे में बोला जा रहा है, तो ये भी करंट अफेयर्स है, तो इसको स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छे से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत गलती करते हैं कई सारे स्टूडेंट्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों को सीखना है। समझिए इसको, पीपल और यहाँ पर्सन दिया है। ये पीपल जो दिख रहा है ना आपको, ये पीपल प्लूरल है, ये समझिएगा। पहले क्या दिया है, प्लूरल दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया है, ये सिंगुलर है। तो प्लूरल और सिंगुलर समझ सकते हैं आप। तो पहले प्लूरल है और बाद में सिंगुलर है। तो चलिए ऑप्शंस में देखिए कि पहले प्लूरल होना चाहिए फिर सिंगुलर होना चाहिए। अगर इसकी बात करेंगे ना, ये फंगस और ये फंगी, तो उल्टा है, ये आपका सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका ये गलत हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आते हैं कैक्टाई और यहाँ पे कैक्टस दिया हुआ है, तो कैक्टी और कैक्टस में देखिए आप, ये कैक्टी जो दिया हुआ है यहाँ पे ये है प्लूरल और कैक्टस है सिंगुलर, ये सही है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैच कर रहा है, तो इसके होने की संभावना बढ़ गई है। चलिए रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई प्लूरल होता है, लेकिन प्लूरल बाद में नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में प्लूरल पहले ही दिया हुआ है, ये गलत साबित हो गया। फिर न्यूक्लियस दिया है, सिंगुलर होता है, न्यूक्लियाई ये प्लूरल कहलाता है, तो ये भी उल्टा है क्वेश्चन में जो दिया उसके अनुसार। तो क्वेश्चन का उल्टा तो बोला नहीं जा रहा, निकालने के लिए पढ़ लेते हैं इसको। और चूज द करेक्ट एनालॉजस वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, मतलब सिमिलर बोला जा रहा है, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार ही। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आप टिक किया हुआ जो उसके अनुसार आप पढ़ेंगे ना, तो मैंने आपको पहले बता रखा है, आप कंफ्यूज होते रहेंगे। अगर आप सॉल्यूशन जान भी रहे सही लेकिन आप गलत पढ़ेंगे, प्रैक्टिस गलत कर लेंगे, तो फिर आप समझिए कि आपको कितना डिफिकल्ट होगा पढ़ने में और समझने में, कंफ्यूज होते रहेंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उन सभी को अच्छे से समझना है और गलत ऑप्शन को नहीं पढ़ना है।
यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक किया हुआ है, तो आप पीडीएफ के अनुसार आप मैंने जो दे रखा है क्वेश्चन सेट क्वेश्चंस उसके अनुसार आप सिर्फ पढ़ेंगे तो काम नहीं होगा। आपको मेरा सॉल्यूशन जो दे रहा हूँ ना उसको समझना होगा, तो उसके अनुसार समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया गया दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन पर्याप्त है। बोला जा रहा है प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी ई में से विषम संख्याएं कौन सी है। विषम संख्याएं कौन सी है ये पता करना है। देखिए वक्तव्य यहाँ दिया हुआ है, ए बी सी डी और ई प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है तो विषम संख्या इससे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और बोला जा रहा है बी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर बी है ना तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 इस प्रकार से होता है। तो इससे भी पता नहीं चल रहा है कि बी ऑड है कि नहीं, ऑड मतलब विषम, विषम है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये सम भी हो सकता है। तो इससे भी पता नहीं चल रहा है और इससे भी पता नहीं चल रहा है, तो किसी से पता नहीं चल रहा है। और जब किसी से पता ही नहीं चल रहा है तो ये सॉल्यूशन तो समझ सकते हैं आप इसका क्या होगा, दोनों में से कोई नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ बोलेंगे नाइदर 1 नॉट 2 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटलकॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु फ्रस्टम जैसा है। बोला जा रहा है फ्रस्टम का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, यानी उसका फ्रस्टम का 2 सर्कल होता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो एक का 5 दिया है दूसरे का 2 दिया है, लेकिन वो व्यास दिया हुआ है, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। पूरे शटलकॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन को देखिए एक बार और समझिए। यहाँ पे अ शटलकॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ cone mounted on a hemisphere. The external diameter of the frustum are 5 cm and 2 cm. The height of the entire shuttlecock is 7 cm. Find the external surface area. अब इसका देखिए, इसको समझिए। ये कुछ इस प्रकार के शेप में बोला जा रहा है, कुछ इस प्रकार के शेप में ये फ्रस्टम कहलाता है। देखिए जो बना रहा हो ना ये फ्रस्टम कहलाता है, लेकिन नीचे इस प्रकार से ये क्या है, ये गोला है, ये किस प्रकार का अर्ध गोला है। तो इसका बोला जा रहा है इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, इसका सरफेस एरिया पृष्ठीय बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, एक तो आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ये फ्रस्टम का, और प्लस क्या करना पड़ेगा आपको, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो दोनों का निकालेंगे तभी निकलेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को जान लेते हैं और इसके सॉल्यूशन को लास्ट में देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन बहुत बहुत करीब टाइप का दिया हुआ है। ये देखिए 74.30 74.20 इतना अगर करीब, अगर वास्तव में क्वेश्चन में इतना करीब ऑप्शंस होना तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझो अपने आप में डिफिकल्ट है, क्योंकि पॉइंट में निकाल रहे हैं और इतना करीब संभव नहीं। एक्चुअल में अगर बोले तो इसका ऑप्शन गलत है, इसको सही कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इसके ऑप्शंस कुछ और होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये ऑप्शंस में इसको 74 दिया हुआ है, इसको 84 कर लीजिए आप और इसको 63 कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकार से थोड़ा डिफरेंस तो होना ही चाहिए। और फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसका सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 74.29 के आसपास आएगा। इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो इसके ये सॉल्यूशन कैसे होंगे उसके बारे में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा। सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगा। आपको इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, और फिर गोला अर्ध गोला जो दिया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो देखना होगा, आपको समझना होगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 को थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और मैं जब लास्ट में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप इसका सॉल्यूशन समझ पाएंगे। क्योंकि अन्य जो इजी क्वेश्चन है ना पहले वो देख लेते हैं, जो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड है। अब वो कैलकुलेशन फॉर्मूला आएगा तभी आप कर पाएंगे सॉल्व, बिना फॉर्मूला का सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। बिना फॉर्मूला का जो सॉल्व करते हैं ना वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मात्र 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट में ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पॉइंट में दिया हुआ है तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सोल्यूशन बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। बाएं से तो नहीं होगा लेकिन दाहिनी ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाईं ओर से विभाजित नहीं होगा लेकिन दाईं ओर से होगा। अगर ये 8 लेंगे बाईं ओर से नहीं होना चाहिए, देखिए बाईं ओर से हो रहा है तो ये नहीं ले पाएंगे। अगर इसमें बोलेंगे बाईं ओर से नहीं होना चाहिए तो ये तो बाईं ओर से हो रहा है तो ये भी नहीं ले पाएंगे। इसमें बाईं ओर से हो रहा है तो नहीं ले पाएंगे। तो बाईं ओर से फिर नेक्स्ट 8 देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो बाईं ओर से नहीं हो रहा है, ठीक है, और दाईं ओर से हो रहा है, राइट। ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो एक ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया, ठीक है, ये नंबर हो गया। और फिर अगर इसमें बोलेंगे ना इस 8 के लिए तो इसके लिए यहाँ पे इसमें इस 8 से डिवाइड हो जाता है तो इससे संभव एक ही निकल रहा है इसमें सॉल्यूशन। तो एक ही 8 ऐसा है जिसमें ऐसा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था
अब बोला जा रहा है 370 में वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि होगी। इंग्लिश में बोलेंगे द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूसिव ऑफ 10% प्रॉफिट वाज 440। देखिए 400 का अगर 10% ऐड करेंगे 440 होगा। देखिए समझना बहुत आसान है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज लॉस इफ आइटम सोल्ड 370 रुपये। देखिए 40 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा है, 40 रुपया, और इसमें इसका क्रय मूल्य कितना है वो देखिए। तो क्रय मूल्य कितना है 400, लेकिन बेच कितना हम रहे 370 में बेच रहे हैं, तो लॉसेस कितना हो गया 30 रुपये का लॉसेस हो गया। तो लॉसेस परसेंटेज निकाल लेते हैं इसका। तो लॉसेस परसेंटेज निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, 7.5 हो जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने, ये भी आपका स्वर्ण पदक जीतने वाला, तो ये तो आप समझ रहे हैं करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन वहाँ पे भाला फेंकने वाला जावेलियन थ्रो था, लेकिन चलिए इस क्वेश्चन को स्किप करना है, इससे मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर याद करने पड़ेंगे, और याद करने के लिए आप जान रहे क्या करना होगा आपको, कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा 2024 का, 2017-18 से मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, ये क्रॉस दिया हुआ है, और यहाँ डिवीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको डिवीजन करना होता है। ये डिवीजन इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए आप। तो और ये 3 माइनस भी कर सकते हैं, तो 3 माइनस कर देते हैं। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, और 4 2 6 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, यानी 464 सोल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इसका कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। यानी ऐसा वो क्या चीज़ है, कौन सी प्रवृत्ति है, जो वस्तु अगर स्थित है तो उसको स्थित में ही रहने को बोला जाता है, अगर वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है। तो ऐसा कौन सा प्रवृत्ति है जिस कारण से स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है और गतिमान वस्तु गति में ही रहनी चाहती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया, जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है क्या, ढीठ होना। ढीठ का मतलब मन मर्जी, हम अगर बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम अगर चल रहे हैं तो हम चलते ही रहेंगे, मतलब इनर्शिया का मतलब जड़त्व मतलब ढीठ होना होता है। तो इस चीज़ को समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। देखिए पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझिए, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण इस प्रकार से। और अगर मान लिया जाए यहाँ पे है कोई एक पॉइंट ले लीजिए, और वहाँ से कहाँ चल रहा है, पूरब की ओर चल रहा है, तो पूर्व की ओर चल रहा है 10 किलोमीटर। देखिए पूर्व की ओर 10 किलोमीटर मान लीजिए, 10 किलोमीटर लिखना नहीं है क्योंकि लास्ट में बोल रहा है अपनी प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में, दिशा पूछा जा रहा है, दूरी लिखने की जरूरत नहीं। और तथा दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर अगर आप देखेंगे, अगर ये इधर चल रहा है और दाईं ओर मुड़ना है तो वो इधर आएगा। अब ऐसे चल रहा है वो, अब बोल रहा है फिर 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर बोला जा रहा है तो बाईं कैसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाईं ओर। अब बोला जा रहा है 6 किलोमीटर चलता है बाईं ओर, ठीक है। वह व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थिति से किस दिशा में अगर बोलेंगे तो ये अभी कहाँ जा रहा है, ये अभी जा रहा है पूरब की ओर, लेकिन ये पूर्व यहाँ से जाते तो ये मिडिल में आ गया, दोनों के बीच में आ गया, यानी ईस्ट और साउथ के बीच आ गया। तो इसको अगर आप बोलेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट में है ये। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, उसका जो वैल्यू दिया कितना कितना किलोमीटर गया है वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बस आपको कितना किस डायरेक्शन में गया वो ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज़ समझना होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फिर से कंक्लूजन से संबंधित आ गया है और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, तो उसके लिए इसको जूम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ बोला जा रहा है, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। यानी राजनेता के बारे में बोल रहा है कि राजनेता मतलब ऐसा है कि गरीबी को समझता नहीं है, ना ही गरीब को जो समस्या होती है उसको समझता है, और इस कारण से गरीबी बढ़ती जा रही है। तो इसका निष्कर्ष में दिया है कि सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए। ये तो संभव होता ही नहीं कि सभी नेताओं में इस प्रकार का समावेश होना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, उसके लिए उस ज्ञान बढ़ाया जाना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए कि नेताओं को ये बताया जाना चाहिए। सभी को बदला नहीं जा सकता है, तो कुछ नियम ऐसे आने चाहिए, नेताओं को समझाया जाना चाहिए, उसका विकास किया जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इससे संबंधित जानकारी दिया जाना चाहिए कि गरीब की समस्या इस प्रकार की होती है, उसकी मदद की जाए। लेकिन नेताओं को बदल देंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, तो दूसरे नेता भी उसी प्रकार के हो सकते हैं। तो नेताओं के लिए कुछ नियम होने चाहिए, सभी नेताओं को तो बिल्कुल बदला नहीं जा सकता।
और बोला जा रहा है सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। ये तो न्यायपूर्ण है ही नहीं कि गरीबी में नेता क्यों जिएगा, उसको नहीं गरीबी में जिएगा तभी गरीबी समझ में आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। उसकी तो अपनी इच्छाएं होती है नेताओं की, उसको गरीबी इसमें क्यों जीना पड़ेगा, ये अन्याय है एक प्रकार का। नेताओं को अगर गरीबी में बोलेंगे जीने तो नेताओं के साथ अन्याय हो जाएगा। तो और सभी नेताओं को बदल नहीं सकते हैं, तो दोनों में से कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसा किया नहीं जा सकता है। इसलिए आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बोला जा रहा है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। यानी क्या होता है, कोई भी मटेरियल को अगर ऑक्सीजन खुले में रख दोगे ना तो वो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, वो तो खराब हो जाता है, जिससे गंध आने लगते हैं उससे। लेकिन अगर कोई मटेरियल है जिसको पॉलीथीन में पैक कर दिए हैं और पॉलीथीन में पैक कर देंगे तो वो भी मटेरियल खराब हो सकता है, लेकिन उसमें गैस भर दी जाते हैं। कौन से, अगर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाए ना तो वो सेफ साइड रहता है। जैसे आप जानते हैं कुछ चिप्स के होते हैं, बिस्किट के होते हैं, बहुत सारे मिलते हैं दुकान में, तो जनरल स्टोर्स में मिलते हैं, तो जो खाने पीने के सामान मिलते हैं ना पैकेट में पॉलीथीन के अंदर, और कुछ कई दिनों तक चलते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने तक चलते हैं। तो वो सारे मटेरियल्स के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, और उस गैस के कारण से वो खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल जा रहा है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखित और लिखी गई है। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी इज प्लान बाय विच इंडियन ऑथर पूछा जा रहा है। तो देखिए अब इसको तो एक्चुअल में ये अगर लेखक के बारे में बोलते हैं उस समय, अगर 2018 के हिसाब से बोलेंगे करंट अफेयर्स, तो फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है क्योंकि कोई बुक लिखा हुआ है, तो परमानेंट हो गया, तो इसको याद करना होगा आपको। और इसको याद करने के लिए क्या करना होगा, ये बुक लिखा गया है सुदीप्ता दास के द्वारा। सुदीप्ता दास, देखिए इसको कैसे याद करें। तो देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी बोल रहा है। अब इसको याद ऐसे कीजिए कि इसको ऐसे याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी दास, डी फॉर दास, ऐसे याद कर लीजिए, डिलीवरी दास, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। या सुदीप्ता डिलीवरी दास, आप ऐसे याद कीजिए, डिलीवरी का मतलब हो गया कि कोई दास है जो डिलीवरी किया है, तो ये आसानी से याद रहेगा। और ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें कि अगर ये दास एक में दिया ना तो दूसरे में नहीं रहेगा नॉर्मली, तो इसलिए याद करना आसान हो जाएगा आपको, सुदीप्ता दास। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इसको डिलीवरी में डी है, डी से दास, ऐसे याद रखिए छोटा सा पॉइंट, तो सॉल्व करना, इसका आंसर देना आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना आसान है। ये क्वेश्चन तो पहले भी आप कर चुके हैं। चलिए ये क्या दिया, 0.432 दिया हुआ है और इसमें 1.6 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1000 आ जाएगा, इसको हटा दिए, और आप इसको हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, एक जीरो काट दिए, अब 100 आ गया, 16 से डिवाइड कर देते इसको, 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका 11 2, 16 85, 16 96, 16 7 72 से 112 हो गया, और 100 से डिवाइड करेंगे 0.27 आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और चित्र में ये फाइंड करना है कि कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखिए तरीका इसका, यहाँ पे देखिए 2 लाइन दिए हुए हैं और यहाँ पे 4 आकृति हो गई और ये भी एक आकृति है, तो इसकी आकृति है, ठीक है। अब इसमें अगर बीच वाले में आते हैं, बीच वाले पोर्शन में आ जाइए, तो बीच वाले पोर्शन में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें ये लाइन इस प्रकार से खींच गया, देखिए ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ भी इस प्रकार से, बीच वाले में भी यहाँ, और नीचे भी इस प्रकार से यहाँ भी है, और ऊपर अगर ये 4 डॉट है ना यहाँ पे, तो आप जान रहे इसमें भी 4 डॉट आना चाहिए और इसमें भी 4 डॉट आना चाहिए। तो यहाँ भी 4 डॉट, यहाँ भी और यहाँ भी, ये ऊपर से नीचे तक में, तो 4 डॉट कहाँ है, देखिए यहाँ पे 4 डॉट है, इसमें है 4 डॉट, तो ये ऑप्शन हो सकता है इसका, तो ऑप्शन बी बोल देंगे इसका। तो 4 डॉट मदद कर देता है आपका सॉल्यूशन निकालने में यहाँ पे। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए प्राचीन का मतलब पुराना होता है, ठीक है, प्राचीन का मतलब पुराना हो गया, और बेडशीट का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये सिमिलर वर्ड्स है। बेडशीट्स का मतलब होता है बिछावन, यानी जो बिछाते हैं ना उसको बोलते हैं, बिछाते हैं लेकिन उसको ओढ़ते भी है कई बार, ये ध्यान रखिएगा। अब वो बिछाने की चीज़ है, बर्थ का मतलब सीट होता है, तो सीट और बिछाना तो अलग चीज़ हो गया, वो कपड़ा बिछाने की चीज़ बर्थ होता है, बर्थ का मतलब कोई सीट होता है, कहीं बैठने का जगह, और सोने का जगह भी हो सकता है वो, लेकिन बिछा हुआ चीज़ के बारे में नहीं बोला जा रहा। अब ये रजाई बोला जा रहा है, रजाई तो ओढ़ने का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेडशीट आप ओढ़ने के लिए भी करते हैं, तो उससे सिमिलर है ये। कंफर्टर मतलब बिछाते हैं वो भी कंफर्टर है, तो पिलो तकिया तो अलग चीज़ हो गया, ये नहीं होगा, और सोफा भी अलग चीज़ बैठने का होता है, तो ये ऑप्शन बी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए,
इसमें दिया है द मेटल डैट कैन बी कट विथ अ नाइफ इज। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये आसानी से आपको याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत रिपीट होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है आरआरबी एएलपी का, तो उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है सोडियम, और इसको ये चाकू से देखिए काटा जा रहा है। तो ये चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन पे देखिए क्या दिया हुआ है, बोला जा रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर। अब ये भी समझना है आपको। देखिए, मलेशिया में रेलगाड़ियाँ समय पे चलती है, अच्छी बात है, समय पे चलती है। श्री जेड को, कोई जेड है, बोला जा रहा है ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी स्टेशन पे है वो और कितनी देर प्रतीक्षा करेगा वो हमें पता नहीं है ना, आपको पता है, लेकिन मलेशिया में ट्रेन समय पे चलती है मालूम। चलिए अब इसका कथन देखते हैं। श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। तो 10 बजे पहुंच गए तो ठीक है, उससे क्या करना है, कैसे पता चलेगा इससे कि वो कितनी देर इंतजार करेगा, क्योंकि ट्रेन कब आती है जाती है वो नहीं मालूम। चलिए दूसरे में देखिए, सुबह 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन रात 12 बजे। तो इससे पता चल रहा है कि देखिए 10 बजे वो आ गया है, लेकिन वो 11 बजे ट्रेन है सवेरे, तो 1 घंटे इंतजार करेगा। या रात के लिए अगर वो करेगा तो टाइम निकल सकता है, कितने देर इंतजार करेगा। इसके लिए दोनों ही कथन चाहिए, एक कथन से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यानी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंपॉर्टेंट, सफिशियंट, दोनों जरूरी है, अकेला काम नहीं करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाइए। अब देखिए यहाँ एक बार उपयोग करना है, 3 समूह बनाना है। तो देखिए कौन कौन सा है, अब समझिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्पष्ट दिख रहा है, ये 3 सिमिलर टाइप का है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो देखिए 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 कहाँ दिखे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये नहीं होगा और लास्ट का ऑप्शन छिप गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब आपको पता करना है, ये सपोज 1, 3 और 6 में पता करते हैं, है क्या। एक में देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो त्रिभुज अंदर में है, यानी कोई आकृति अंदर में है। 1, 3 और 6, 1 और 3 में भी आकृति अंदर में, सही है। और 6 नंबर में देखेंगे तो आकृति अंदर में नहीं है, तो वो किससे मैच कर रही है, 1, 3 और 9 से मैच कर रही है। 1, 3 और 9 देखिए यहाँ है, तो क्योंकि आकृति अंदर में है, तो ये ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा, इस क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिनल के दरों में कलियां पैदा होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेज अलोंग द लीफ मार्जिन। यानी ये देखिए लीफ जो है ना, ये लीफ यहाँ जो दिख रहा है आपको लीफ, इसमें मार्जिन का मतलब किनारे किनारे, ये किनारे किनारे देखिए ये पत्ते हो जाते हैं, यानी पत्तों में पत्ते हो जाते हैं किनारे किनारे। देखिए कितना समझ में आ रहा होगा ये चीज़। तो ये इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ना, उसको बोला जाता है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलेंगे ब्रायोफाइटा क्या है, तो ब्रायोफाइटा क्या है ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। आप देखिए, जो आप अगर पहाड़ी इलाके पे जाएंगे, कई जगह पे क्या होते हैं कि इस प्रकार से कुछ पौधे दिखेंगे आपको। तो ये पौधे जो दिख रहे हैं आपको, ये पौधे ब्रायोफाइटा कहलाता है। तो और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पौधे, ये ब्रायोफाइलम कहलाता है। तो दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा आप, दोनों अलग अलग प्रकार के पौधे हैं और अलग अलग मतलब है इसका। और आप रोज क्या होता है वो जानते ही हैं, बनाना क्या होता है वो जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा था नोचेज अलोंग द लीफ मार्जिन, तो ये क्या होता है, ये होता है ब्रायोफाइलम में। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखिए, अगर किसी को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे और वो स्थितिज ऊर्जा है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक गतिज ऊर्जा में आ जाएगा, क्योंकि वो गति में आ जाती है तो गतिज ऊर्जा कहलाएगा उसका, केमिकल नहीं कहलाएगा, हीट एनर्जी नहीं कहलाएगा, मैकेनिकल नहीं कहलाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्रोपेन का आणविक सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला C3H8 होता है। तो समझिए इसको, ये जो पहला ये CH4 बोलते हैं, ये मीथेन कहलाता है। C2H6 ये इथेन कहलाता है। और यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये प्रोपेन कहलाता है। फिर ये ब्यूटेन कहलाता है। तो इस प्रकार से पेंटेन कहलाता है। अब इसका एक फार्मूला होता है C, यहाँ लिखते हैं NH2N+2, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्बन है लेकिन उसमें ANE लगता है, एल्केन पढ़ा जाता है इसको, एल्केन।
तो एल्केन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लास्ट में, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये एल्केन में आता है, ये ANE आ जाता है। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में जो दिया था ना, वहाँ ANE आ गया है। तो ये इसमें फॉर्मूला क्या करेंगे आप, इसमें पुट करेंगे, और इसमें पुट करेंगे तो पुट तो कर ही देंगे, निकल ही जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, और ये ब्यूटेन हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, और अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ये छूटना नहीं चाहिए, और आपको ये सारे याद कर लेने अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसमें से सॉल्व करके देखते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। बोला गया है इसमें दिया हुआ है प्रतिवर्ष औसत वेतन 2021 से 2006 के दौरान कितना है। अब देखिए औसत वेतन अगर निकालना है ना, तो वेतन अगर प्रत्येक महीने का यहाँ दिया हुआ है, प्रत्येक साल का वेतन दिया हुआ है, तो प्रत्येक साल के वेतन दिए हैं तो सभी का ऐड करके और जितने वेतन है जितने साल है उससे डिवाइड कर देंगे, औसत निकालना आसान हो जाएगा। तो औसत निकाल लेते हैं, देखिए कैसे निकलेगा, डबल जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। तो 6 5 11, 11 2 13 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 प्लस 2 2 16 हो गया, एक बच गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 4 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 5 21 हो गया। और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 6 6 36 हो जाएगा, यानी 3600 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इसमें जो बोला गया था देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं एग्जाम्स में जो देखने में बहुत भयानक लगते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जब निकालेंगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बोला जा रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है, कितना अधिक है पता नहीं है, मान लेते अधिक है तो x माइनस इतना कर दिया, अधिक है उतना ही अधिक है जितना वह कम है, छोटा है बोल रहा है, 5/6 से छोटा है, कम है, तो उतना ही कम है, बराबर होगा दोनों। तो बस सॉल्व करना है, 2x इक्वल टू क्या करेंगे 5/6 प्लस 4/7, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ऐड करेंगे इसको, 7 चक 42 आ जाएगा, और ऊपर 7 5 35 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 6 चक 24 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 59 आ जाएगा, तो 59 आ गया, और नीचे 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 59 अपॉन कितना आ जाएगा 84 आ जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना पहले से ही क्वेश्चन से ही, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या सोल्यूशन होगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन को भी ध्यान देना है, सॉल्व करते नहीं जाना है, अगर सॉल्व करते जाएंगे ऑप्शन ध्यान नहीं देंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से यहाँ बोला जा रहा है कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है। तो फूल के केंद्र में विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, सेंटर फ्लावर के सेंटर में बोला जा रहा है। तो फ्लावर के सेंटर में देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये सेंटर में, और ये सेंटर में जो दिख रहा है ना ये क्या है, सेंटर में कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, और ये क्या पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और फिर ये क्या पार्ट है, ओवरी बोलते हैं इसको, ओवरी, ये ओवरी, और ये तीनों मिलकर के कहलाता है कार्पेल। तो यहाँ कार्पेल कहाँ दिया है, ये यानी अंडप, यानी यहीं से फूल जनरेट होता है, ये अंडा है फूल का जहाँ से ये फूल बनता है, बीच वाला पोर्शन, ये समझ गए। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, अब देखिए ये जो स्टामेन दिया हुआ है पुष्प केसर, स्टामेन कहाँ है, इसमें स्टामेन भी दिया हुआ है, देखिए ये स्टामेन इस जगह पे बताया गया है। तो स्टामेन क्या है, ये जो इसमें छोटे छोटे पोर्शन दिए हैं, ये वाला जो दिख रहा है ना, और इसके ये जो दिए है जिससे जुड़े रहते हैं उसको स्टामेन बोला जा रहा है। तो स्टामेन तो सेंटर में नहीं है, किनारे किनारे है, ये किनारे किनारे होता है, यानी फैला रहता है चारों तरफ। और पेटल्स क्या है इसका, पेटल्स देखिए, पेटल्स क्या होता है, फूल के जो ये पत्ते होते हैं ना किनारे किनारे में, वो पेटल्स वाले पार्ट में आते हैं। तो ये भी इसका सोल्यूशन है क्योंकि सेंटर में बोला गया था। और सेपल्स क्या है इसका, बाह्य दल हिंदी में बोलते हैं। सेपल्स क्या, देखिए सेपल्स क्या है, जो ये पत्ते जो है ना उसके नीचे भी कुछ पोर्शंस होता है जिसपे पत्ते टिके हुए होते हैं, तो उसको सेपल्स बोलते हैं। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पिक्चर के माध्यम से, और थोड़ा समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखिए ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस ना आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है आपको, विजिबिलिटी इसकी सही नहीं है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कौन सा पोर्शन इसका सॉल्यूशन है, और वहाँ पे क्या लिखा है वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉयज गर्ल्स एथलेटिक्स और डिसिप्लिन्ड, ये सारे दिए हुए हैं, और बोला जा रहा है ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो खिलाड़ियों को दर्शाता है। खिलाड़ी है, खिलाड़ी का मतलब समझिएगा, खिलाड़ी का मतलब हो गया एथलेटिक्स, जो अनुशासित नहीं है, मतलब अनुशासित नहीं है, अनुशासित देखिए किस प्रकार का होगा अनुशासित मतलब रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को छोड़ देंगे और कौन सा लेना है आपको, एथलेटिक कैसा है, एथलेटिक ये सर्किल है, ये टोटल एथलेटिक है, लेकिन एथलेटिक में क्या छोड़ना है आपको, ये छोड़ देना है रेक्टेंगल वाला पोर्शन। रेक्टेंगल छोड़ देंगे तो उसकी बाहरी पोर्शन देखिए कौन सा है, एक आपको यहाँ दिख रहा है, और एक यहाँ दिख रहा है, और एक ये वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चूंकि ये दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इन सभी को ऐड करेंगे ना तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार 16 आएगा, और ये सही है।
तो इसमें धुंधला है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद समझ पा रहा हूँ ये सिचुएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बट ये क्वेश्चन जो था रीजनिंग का है और ये बहुत ही आसान होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं इस प्रकार के, समस्या आती है थोड़ी सी, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ना कि छोटे छोटे ये आकृति में है तो दिखने में दिक्कत होगी आपको ये। और मैं सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 2018 का आपने देखा था, मैं बताया हूँ अगस्त महीने का ये क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आया था। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यदि 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो बोला जा रहा है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए एक्स का मान कैसे ज्ञात करें यहाँ पे समझिएगा। आपको क्या करना होगा इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर में दिया हुआ है। आप जानते हैं एक नॉर्मली फार्मूला होता है, पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद फार्मूला 2 sec स्क्वायर एक्स ले लिए और माइनस 10 स्क्वायर एक्स ले लिए और इक्वल टू दिया हुआ 5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए और एक फार्मूला मालूम होगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1 होता है। अगर ये मालूम है ना तो इस दोनों का मदद ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कैसे, आप क्या कीजिए साइन चेंज कीजिए। देखिए इसका साइन चेंज किए, इसका भी साइन चेंज किए। ये माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये प्लस में था sec स्क्वायर एक्स। और अब देखिए ये भी माइनस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही बचेगा, दो में से घट जाएगा तो sec स्क्वायर एक्स आएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। और sec थीटा अगर निकालेंगे ना, sec एक्स निकालेंगे स्क्वायर रूट 4 का तो 2 आएगा। अब देखिए sec एक्स इक्वल टू 2 है तो कितना sec का कितना वैल्यू 2 के बराबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। sec 60 डिग्री इक्वल टू 2 होता है। अगर ये मालूम रहेगा ना तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर सेक मालूम नहीं है, कॉस मालूम है या फिर साइन मालूम है तो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, उसके हिसाब से कर लीजिए। लेकिन आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू होता है, साइन के 0 से लेकर 90 डिग्री तक, कॉस के 0 से 90, टेन का, सेक का, कोसेक का, ये याद होना चाहिए। तो 2 इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है उसको समझिए। इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बताया जा रहा है यहाँ पे 2 भिन्नों का योग 5/6 है। ये 2 का है, 2 भिन्न का है। इनमें से एक भिन्न कितना है, 3/4 है। 3/4 तो दूसरी भिन्न मतलब माइनस करना है, और माइनस करना सॉल्व करना बहुत आसान है। 12 होगा नीचे, देखिए ये 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो 12 अगर नीचे होगा तो नीचे 12 किस में दिया, इसी में दिया हुआ है। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 2 आएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। सॉल्व करना बहुत ही आसान था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है। कार्बन का बोला जा रहा है 12 है द्रव्यमान, और हीलियम का 4 है, तो हीलियम का 4 ले लिए। ये द्रव्यमान दिया हुआ है। प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड दैट ऑफ हीलियम इज 4। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। किसके लिए, फॉर 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। अब देखिए 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट में जो परमाणु की संख्या होती है ना 1 मोल में, वो बराबर होती है, चाहे वो एटम्स के लिए हो, नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ही समझिए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट 3.023 नहीं 6 होता है, 6 लिख लेते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 इतना संख्या होता है 1 मोल में। किसका, ये या एटम भी बोल सकते हैं, या फिर ये आप एटम की जगह पे इसको आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर कंपाउंड बोला जाएगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स होगा, और एलिमेंट बोला जाएगा तो उसमें एटम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, 1 मोल में बराबर होता है सभी, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है इसमें 1 मोल ऑफ हीलियम विल कंटेन 3 टाइम्स मोर देन 1 मोल ऑफ कार्बन। देखिए 3 टाइम्स मोर बोल रहा है। और नेक्स्ट में आइए यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम। तो इसमें बोला जा रहा है ये 1 मोल में, ये चूंकि एलिमेंट है तो एलिमेंट अगर है तो इसमें और इसमें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ये हो जाएगा, ये समझिएगा। इसमें इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा, इस चीज़ को समझिए अच्छे से। कौन सा, पहला ऑप्शन इसका गलत है, ये जो है ना दूसरा ऑप्शन इसका सही है। समझिएगा, ये अच्छे से समझ लीजिए इसको, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको समझने में। पहला ऑप्शन इसका गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम, यानी हीलियम और कार्बन में सेम होगा। कितना होगा वो मैंने बताया आपको, उसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत आने की संभावना रहती है इसकी। अब यहाँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए इसे 161 रुपये में बेच दिया।
दीप्ति को कितना प्रतिशत हानि हुआ? ये तो बहुत ही आसान है, प्रतिशत के चैप्टर से है। माइनस कर दीजिए, कितना रुपया है? 175 में उसको कुछ नुकसान हो रहा है। कितना रुपया नुकसान हो रहा है? तो 14 रुपया नुकसान हो रहा है। तो 14 रुपया 175 में हो रहा है, तो इंटू 100 कर लीजिए तो आपको हानि पता चल जाएगा। 14 रुपये की हानि हो रही है उसको। अब परसेंटेज कितना है? तो 25 सत्ते आ जाएगा और 25 चौके आ जाएगा, और इससे काटेंगे तो 2, तो 4 दूनी 8, यानी 8% उसको हानि हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपको। ऐसे क्वेश्चंस आते ही एग्जाम्स में, और इजी क्वेश्चंस होते हैं सारे। अब देखिए नेक्स्ट दिया है, 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है। तो इसी दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें दौड़ कौन रहा है? इसमें दौड़ रहा है 900 मीटर का दौड़ है, और सतीश किरण से 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से पराजित कर दिया है। तो सतीश को तो हटा दीजिए कि सतीश के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। बोल रहा राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा, ये बोल रहा है। कितने मीटर से पराजित? तो किरण आगे निकल जाएगा बोल रहा है। किरण इसी दौर में किरण राहुल को कितने मीटर से, किरण आगे निकल जाएगा और राहुल पीछे रहेगा। तो राहुल तो पीछे रहेगा ही, क्योंकि ये 270 मीटर है पीछे मात्र सतीश से, यानी आगे चल रहा है, और ये 340 मीटर पीछे सतीश से, मतलब पीछे चल रही है। तो आप क्या कीजिए, देखिए 900 में आप 270 माइनस कीजिए, 900 में 270 माइनस कर दीजिए, तो ये 630 आ जाएगा। 630 मीटर पर है। 900 का जो समझिए अच्छे से, जो बता रहा हूँ अभी मैं, समझना बहुत जरूरी है इस चीज़ को, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज होते रहेंगे, और आप समझेंगे कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो उससे अच्छा, ज़्यादा जरूरी कि आपको समझना। तो अभी चूंकि मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए और 1-2 बार समझ लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके समझ लीजिएगा, लेकिन पॉइंट को समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। 630 मीटर, अभी 630 मीटर पे है ये, ठीक है, यानी 900 मीटर की दौड़ पे, 900 मीटर की दौड़ पे किरण कितना है? 630 मीटर की दूरी तय कर चुका है, ठीक है। अब देखिए, और 900 मीटर की दौड़ में कितना पीछे था? ये राहुल 340 मीटर पीछे था। इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो 560 आ जाएगा, यानी ये 560 मीटर की दूरी तय कर चुका है। अब यहीं पे समझना बहुत ज़रूरी है कि 630 मीटर की दूरी पे ये पहुंच चुका है, और ये पीछे है 560 पे ही पहुंचा है, दूरी तय किया अभी। अब देखिए, अब ये आगे निकलता चला जाएगा, क्योंकि ये तो आगे है ही 560 जो यहाँ दिया हुआ है राहुल का, किरण उससे आगे है, और वो कितना आगे रहेगा ये समझना है। इसका स्पीड देखिए ज़्यादा है, तभी तो वो 630 मीटर तक ट्रेवल कर गया, जबकि स्टार्टिंग में तो एक ही जगह से दौड़ा होगा सभी वो। तो स्पीड ज़्यादा है किरण का, राहुल का स्पीड कम है। ये राहुल है, राहुल का स्पीड कम हो गया इसलिए पीछे हो गया। ये तो स्पीड का रेशियो बहुत जरूरी है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे किरण का और राहुल का स्पीड का रेशियो निकालिए, और ये इसी से निकालेंगे। तो 630 जो दिया हुआ ना, ये किरण का है, और ये 560 जो दिया है इसका, इससे रेशियो निकालिए, स्पीड का रेशियो है, कितना फास्ट है वो पता चल जाएगा आपको। तो ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा, यहाँ 8 लिख देते हैं, और 9 सत्ते 63 9 हो जाएगा, 9:8 के रेशियो में। यानी स्पीड देखिए 9 के रेस्पेक्ट में इसका, राहुल का 8 के रेस्पेक्ट में। तो ये रेशियो है स्पीड का। तो अब देखिए, अगर इस स्पीड से जा रहा है ये, और ये राहुल इस स्पीड से जा रहा है, तो आपको निकालना है यहाँ पे कि कितना वो मीटर से पीछे रह जाएगा, किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो अगर किरण सपोज 900 मीटर तय कर लिया, समझिएगा 900 मीटर तय कर लिया, और राहुल अभी भी पीछे है, लेकिन कितना मीटर पीछे वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे 900 मीटर तय कर लिया, और किरण का स्पीड कितना है? 9। तो ये स्पीड किरण का 9 नीचे कर दीजिए, और ये इसका स्पीड राहुल का 8 कर दिए ऊपर। तो स्पीड ऊपर कर दिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी इसको ऐसे समझिए, इस प्रकार से समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं इसके कॉन्सेप्ट को, ये समझिएगा यहाँ पे। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अगर स्पीड 9 है और उसके रेस्पेक्ट में 900 तय किया है, तो 8 के रेस्पेक्ट में, 8 किसका है? राहुल का। 8 के रेस्पेक्ट में 800 तय करेगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं कितना पीछे है ये। अगर किरण 900 मीटर की दूरी तय कर लिया और जीत गया, लेकिन अभी भी राहुल का है 800 मीटर ही तय किया है, यानी 100 मीटर से पीछे है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी है, अच्छे से समझिएगा। इसको एक बार और देख लीजिए आप आगे पीछे करके, पॉज करके, और समझ लीजिए इसको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण करता है? देखिए पौधे जो नॉर्मली ये दिख रहे हैं ना पिक्चर में, पौधे पे ये एक्स्ट्रा पौधा ऊपर जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये पौधे पे रह करके अपना पोषण करता है। यानी इस पौधे को क्या बोलते हैं? जो पीला पीला दिख रहा है पिक्चर में, इसको बोलते हैं कुस्कुटा, है ना, कसकुटा,
तो कस्क्यूटा जो है ना ये पौधे पे रह करके अपना पोषण करता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने इसके पहले ब्रायोफाइलम के बारे में बताया था। मलेरिया आप जानते हैं अलग चीज़ है, और जू माथे पे रेंगता है वो अलग चीज़ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको यहाँ पे पता करना है कि सही चित्र का चुनने के लिए बोला जा रहा है, और प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा वो पता करना है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसको एडजस्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा वो समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेता है। तो इसमें क्या हो गया, ये उल्टा दिखा रहा है, तो उसी प्रकार इसमें भी उल्टा हो जाएगा। तो कहाँ, ऊपर की तरफ चला जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है वो देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहीं पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन है इसके। अब इसको सेलेक्ट करना है। तो ऊपर की तरफ कहाँ चला गया, देखिए इसमें चला गया ऑप्शन बी में। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना। आप थोड़ा सही से देख लेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। अब ये समझिए, आप हिस्ट्री से दे दिया क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का तो है ही नहीं। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन शेख सलीम चिश्ती होगा, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर कई बार क्या होता है ना कि फतेहपुर सिकरी बोल रहा है, आपको याद करना है फतेहपुर सिकरी, और आपको याद करना है लेकिन याद करने का तरीका हो तो और ज़्यादा आसान होगा। फतेहपुर सिकरी देखिए, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में आप कैसे याद करेंगे शेख सलीम चिश्ती को। तो आप देखिए इसमें याद रखिएगा सिकरी, सिकरी याद रखिएगा। सिकरी का कौन था, सिकरी में शेख सिकरी, शेख सिकरी करके याद रखिए, या फिर सलीम सिकरी याद रखिए। शेख सिकलीम या फिर सलीम सिकरी याद रखिए। तो आप सलीम ज़्यादा सही रहेगा, सलीम सिकरी याद रखिएगा ना तो आपको याद रहेगा कि शेख सलीम चिश्ती वो फतेहपुर सिकरी, सिकरी से इसलिए बोल रहा हूँ, फतेहपुर वगैरह से इंपॉर्टेंट नहीं, फतेहपुर तो कई है लेकिन फतेहपुर सिकरी एक अलग जगह है। तो फतेहपुर सिकरी, सिकरी याद रखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन जब सिकरी से आएगा तो आप समझ जाएंगे सलीम, सलीम सिकरी, सलीम सिकरी, सलीम सिकरी करके याद कीजिए, सलीम सिकरी, सलीम सिकरी करके याद करते रहिए। अगर ये याद कर लिए तो आप इसका सोल्यूशन हमेशा आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो सिकरी मतलब 100 से सिकरी है तो 100 से सलीम है, तो सलीम सिकरी ऐसे याद रखिए, सलीम सिकरी करके याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, या शेख सिकरी याद कर लीजिए। तो ये समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में बोला जा रहा है एक वस्तु को खरीदा और उससे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, बहुत ही आसान है। ये अगर 60 रुपये में वस्तु को खरीद लिए और इसका 25% निकालेंगे 15 रुपये आएगा, ऐड कर देंगे तो 75 रुपये में सेल कर दिया। तो यानी कोई और खरीदेगा तो 75 रुपये में खरीदेगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य बोला जाएगा कितना होगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ही आसान था ये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसमें कुछ नहीं है विशेष, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इसी क्वेश्चन का परसेंटेज से बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे करने के लिए। इस क्वेश्चन में एक यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी उत्तर आकृति आंसर फिगर दी गई प्रश्न आकृति प्रॉब्लम फिगर का सही जल प्रतिम बोला जा रहा है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द आंसर फिगर इज करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। वाटर इमेज का मतलब क्या हो गया, ये नीचे वाटर है, अगर नीचे वाटर है इसके इस प्रकार से तो इसका इमेज बोला जा रहा है। इमेज तो ये देखिए, ये डंडा तो इधर ही रहेगा और ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए इसका सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। तो ऑप्शन इसका ये ए सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है, कौन से क्षेत्र में, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। तो पवन वायु से संबंधित एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है, कौन सा जगह। तो ये देखिए भारत का जो चित्र दिया हुआ है, इसका जो ये पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये विंड एनर्जी के लिए बहुत सही माना जाता है। तो ये इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये क्या है, इसको वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट को दिखाया गया है। तो इसका सोल्यूशन वेस्टर्न घाट हो जाएगा और ये विंड एनर्जी के लिए हाई पोटेंशियल वाला जगह है, अच्छा रीजन माना जाता है विंड एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर देना है। तो कौन तय करता है, तो बोलते हैं डिस्टर्बेंस होता है जो तय करता है, तो इसको हिंदी में विक्षोभ बोला जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा, विक्षोभ होता है, विक्षोभ जो डिस्टर्बेंस इंग्लिश में बोलते हैं, और ये यात्रा तय करती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक यहाँ पे दिया हुआ है,
150 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन है और क्या कर रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जाएगा, एल लिख लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई लास्ट में पूछ रहा है। और स्पीड कितना है 54, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे इनटू टाइम। टाइम देखिए कितना दिया है, टाइम 42 सेकंड दिया है क्वेश्चन में, तो 42 सेकंड ले लिया है। ध्यान लीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा इसको अच्छे ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में क्या गया, 18 तिया 54, तो 15 तिया 45 हो गया और 45 को आप क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 3 बच गया और 15 चौके 60, 3 63 हो गया। अब उसमें आप क्या करेंगे 150 माइनस करेंगे, तो जब 630 में 150 माइनस करेंगे तो 480 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ट्रेन से समझ लीजिए आता है। टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन का जो क्वेश्चन रहता है ना, उससे ज़्यादातर पूछा जाता है एएलपी के एग्जाम्स में। तो आपको ट्रेन वाला जो चैप्टर रहता है मैथमेटिक्स का, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं और आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए समझना भी बहुत आसान रहेगा ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए अब यहाँ बोल रहा है कि निर्णय लेने के लिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ अभिनेता व्यापारी हैं। देखिए कुछ अभिनेता, अगर व्यापारी बोलेंगे, ये अभिनेता है और ये व्यापारी है, ठीक है। अब सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, तो जितने भी व्यापारी है ना सभी बुद्धिमान होते हैं। देखिए ऐसे लिया जाता है, जितने भी व्यापारी है सभी बुद्धिमान हैं, तो इसको बुद्धिमान बोल देते हैं। तो ये समझिएगा अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये व्यापारी हो गया, व्यापारी है, और बाहर वाला क्या है, बुद्धिमान है। तो इसको समझिएगा अच्छे से। अब बोला जा रहा है निष्कर्ष में सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। सभी अभिनेता देखिए क्या यहाँ है, अब बुद्धिमान क्या है, ये तो संभव नहीं, दिख ही रहा है कि पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी प्रकार से अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो उसको काटना पड़ेगा। सभी व्यापारी अभिनेता है, सभी व्यापारी यहाँ है और वो अभिनेता है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। दोनों में से कोई संभव नहीं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे बोलेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, ऑप्शन 3 इसका सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। तो ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। उत्तर ले लेते हैं यहाँ पे, 10 मीटर उत्तर की ओर चल दिया और फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ेंगे, ध्यान रखना है दाएं बाएं। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ता है, तो फिर से वो दाएं मुड़ जाता है, ठीक है। इसको मोड़ दिए, 4 मीटर की दूरी भी तय कर लिया। बाएं मुड़ता है तो इसको बाएं मोड़ देते हैं, बाएं अब इसका किधर होगा वो समझिएगा, इसका बाएं इधर हो जाएगा। अब देखिए बाएं मुड़ता है, इसको इस साइड ले लिया और 6 किलोमीटर की दूरी चल गया, ठीक है। अब समर्थ किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो पूरब की तरफ है उसका मुंह, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरब। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अब ऐसे क्वेश्चन में तो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ दिया रहता है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और सॉल्व कीजिए ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या है, सीधी संख्या कितनी होगी, सीधी रेखाओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो इस आकृति को बनाने के लिए तो इसको समझिए। देखिए आकृति को कैसे बना रहे हैं, मैं यहाँ देखिए खींच रहा हूँ लाइन 1 2 3 लाइन खींच लिया यहाँ पे, ये 3 लाइन हो गए और 3 लाइन के बाद एक 4 लाइन, ये 4 लाइन हो गया इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से खींचेंगे 5 के बाद 6 के बाद 7 और इस प्रकार से खींचे गए हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप इस प्रकार से खींचते हैं तो ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया और 4 हो गया ये लाइन। 4 के बाद देखिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। सिमिलरली अब यहाँ से लीजिए 8 9 10 और ये 11, तो टोटल कितने हो गए 11 हो गए। तो इसका सॉल्यूशन भी अगर क्वेश्चन से समझना चाहें तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है, मील 2.5 मील लंबा दर्रा है, जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। बोला जा रहा है फ्रीडम ट्रेल इज अ 2.5 माइल लॉन्ग पैसेज that offers a rich insight into the American Revolution. In which city would you find famous and historical trail? तो ये एक्चुअल में कहाँ मिलेगा, बोस्टन में मिलता है, ये बोस्टन का है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ट्रेल कहाँ मिलता है, वो बोस्टन में मिलता है। तो ये समझ लीजिए आपको दिया हुआ है, जीएस से संबंधित है, इसको आपको याद करना पड़ेगा ऐसे सॉल्यूशंस को। यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस पार्थिव
से 5 वर्ष छोटा है। अगर क्रिस बोलेंगे पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, क्रिस छोटा कर देते कितना 5 साल। देखिए 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव की उम्र के 2 गुने से 10 ज़्यादा था। 8 वर्ष बोल रहा है पहले, क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस की उम्र का 3 गुना, लेकिन क्रिस की उम्र का 3 गुना कब, 8 साल पहले बोल रहा है, तो 8 साल माइनस कर दीजिए इसमें। ये समझिएगा, ये आपका पहला ही क्वेश्चन था ये वाला, और अब दूसरा कर रहे हैं। और इसमें 8 साल पहले 3 गुना, 3 गुना तो ठीक है, पार्थिव के उम्र के 2 गुने, तो 2 गुना करेंगे पार्थिव की उम्र का, ये 2 गुना करेंगे, लेकिन 2 गुना कब, 8 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, और उसमें क्या बोल रहे हैं 10 वर्ष ज़्यादा है, तो +10 कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो क्रिस क्या बोल रहा है, मतलब के निकालना है आपको, के निकालना, तो पी का पुट कर दीजिए, के निकालेंगे तो 3k - 24 हो गया, और बराबर यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप पुट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। इसको देखिए क्या आपको लिखना पड़ेगा, 5 + k लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर लिख देंगे आप 5 + k यानी k + 5 अगर लिख देते हैं तो देखिए सॉल्व करना कितना आसान हो जाएगा। यहाँ 2k हो जाएगा, और अंदर से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो -3 और -6 हो जाएगा, और यहाँ से 10 आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब इसको उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, k ओनली हो जाएगा, और 24 को उस साइड ले जाएंगे तो 24 + 4 28 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट हो गया, खत्म हो चुका है, और 35 नंबर एक क्वेश्चन बचा हुआ था। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में फ्रस्टम से संबंधित था, तो ये इसका, अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फ्रस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रस्टम को हम लोगों ने बना रखा है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या करना होगा समझिएगा, इसका सोल्यूशन जो निकालेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो ये बना हुआ है ये तो आप समझ ही चुके हैं, और एक एक करके करते हैं। पहले फ्रस्टम का कर लेते हैं, और फिर हेमीस्फीयर का, दोनों का पृष्ठ एरिया यानी बाहरी पृष्ठ एरिया निकालना है। इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया, एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आपको बोला जाए निकालने के लिए, 2 पार्ट का निकलेगा, आपको समझा चुके हैं ये, एक तो आपका निकलेगा यहाँ पे फ्रस्टम का, और दूसरा हेमीस्फीयर का। तो फ्रस्टम का अगर आपको निकालना है तो फ्रस्टम का निकालने के लिए इस फार्मूला है πr + r और × l, ये इसका एरिया है, इसका एरिया निकालना है फ्रस्टम का, और प्लस साथ में ऐड करना है हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर जो है ना यहाँ पे बाहरी पृष्ठ बोल रहा है ना, तो 2πr² निकालना पड़ेगा। तो ये 2πr² आसानी से निकल जाएगा हेमीस्फीयर का, और ये भी निकालना है आपको। तो ये कैलकुलेशन करके जोड़ना है, लास्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का जब ये ऑप्शन जो दिया ना वो अगर पूर्ण रूप में होता है, पूरा नंबर होता है ना, तो इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन मात्र 5 से 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये दशमलव में दिया हुआ ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है आपको पूरा का पूरा, इसमें और कोई संभावना रहता है। फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए और पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए एक 1 बाय 1 करेंगे। पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, और ये निकाल लेंगे, फिर इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे अगर आप 2πr² निकाल लेते हैं पहले हेमीस्फीयर का, तो 2 यहाँ हो गया, इंटू पाई तो रहेगा ही, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। 22/7 को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 22/7 दोनों में ही है। अगर एक ही जगह लिखना चाहे तो एक ही जगह लिख सकते हैं, लेकिन वो डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन वेट हो जाएगा। तो आप 22/7 को 3.14 भी लिख सकते हैं, शायद वो ज़्यादा अच्छा रहेगा 3.14 लिखना आपके लिए। तो 3.14 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3.14, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। या फिर इसको लास्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में पाई दिया हुआ है, दोनों फार्मूला में, और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए समझना। तो आप 3.14 लास्ट में ले लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं अभी, और इसको लास्ट में ले लेंगे। इसको लास्ट में लेंगे। लास्ट में कैसे लेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, इस दोनों से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना वो समझिए। ये इसका दो दिया था, ब्याज दिया था 2, तो ब्याज अगर 2 दिया हुआ था तो इसका रजिस्टेंस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रेजिस्टेंस फिजिक्स का मुंह पे आ गया था, तो रेजिस्टेंस नहीं, इस रेडियस बोलेंगे, रेडियस 1 हो जाएगा। और इसका दिया हुआ था 5, लेकिन 5 तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसका हाइट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, टोटल हाइट जो दिया ना 7 दिया हुआ है, और ये कितना 1 ही होगा, क्योंकि ये रेडियस यहाँ और ये यहाँ एक ही बात है। तो टोटल अगर 7 दिया है, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, अब यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या कीजिए, ये जो 1 यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, इस 1 को समझिए। ये 1 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये 1 आप क्या कीजिए, अगर इसको यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन खींचेंगे तो 2.5 में से 1 माइनस हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो कितना बच जाएगा, ये 1.5 बच जाएगा। इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1.5 बच गया। और हाइट कितना है वो देखिए, हाइट 6 है, और ये निकालना, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। तो स्लांट हाइट L को बोलते हैं। तो चलिए स्लांट हाइट L हो गया। तो L का वैल्यू स्लांट हाइट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला आएगा, √/2
1.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे अंदर से तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा और प्लस 36 आ जाएगा 38.2.5 आ जाएगा। तो ये रूट ओवर में आ गया, ये स्लांट हाइट हो गया। और आर का वैल्यू कितना है वो देखिए 2.5 और नीचे कितना है 1 है, तो ये 3.5 यहाँ से आ जाएगा। तो 3.5 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, रूट ओवर 38.25 स्लांट हाइट है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और निकालेंगे 6 का 36 होगा तो 6.1 या 6.2 के अराउंड ये होगा, तो 6.2 मान लेते हैं। तो जैसे 61 हो गया, 61 को देखिए अगर आप स्क्वायर कीजिए समझिए आसानी से, इतने के बराबर आता है कि नहीं, 166 और 36, तो इसको देखेंगे तो 1 यहाँ 2 आ जाएगा, 37 आ गया, 37 31 हुआ, इससे बड़ा या 38 25, तो 61 या 62 के आसपास हो सकता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया, ये चीज़ समझिएगा। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं, इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे इस दोनों, ये तो प्लस करना है यहाँ पे आपको, लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और पाई अभी हमने नहीं लिखा है, इसको बाद में लिखेंगे लास्ट में। और आर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर हेमिस्फीयर में देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ से तो 2 ही आया, ये 2 ऐड होगा, बट ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब देखिए 6.2 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 6 5 30, 30 1 31 हो गया, ठीक है। और ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 18 हो गया। इसको अगर नीचे लिखेंगे तो 0 7 और 0 7 को ठीक से लिख लेते हैं थोड़ा, ये 0 ये 7 हो गया, और इधर 8 3 11 हो गया, और ये 21, और पॉइंट कितने 2 डिजिट के बाद आएगा 21.70 आ जाएगा। तो 21.70 ले लिए, और प्लस उसमें 2 ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 23.70 हो जाएगा। तो इसको 23.70, लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 22/7, 22/7 को क्या बोलेंगे 3.14 बोलेंगे। तो अगर 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये समझिए, ऑप्शन में चले जाएंगे। 23 को करेंगे 69 हो जाएगा, 69 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तो 69 से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो ये देखिए 63 था, इसको मैंने बताया था आपको, तो ये नहीं होगा, 69 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 69 से ये 84 ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 69 से थोड़ा ज़्यादा ये है। कैलकुलेट करेंगे ना तो ये इसका सोल्यूशन आने वाला है, लगभग इतना आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, चूँकि इसमें दशमलव निकाला था, कैलकुलेशन बेस्ड था, तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में फिर से डालूंगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहली बार विजिट किया ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के RRB ALP का एक दूसरे सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।